यानी कि जैसे एक्स वाई प्लेन में ये लाई करा जा सकता है, यानी कि कुल मिलाकर के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो वो हमेशा 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 कह रहा हूं मैं कि वो हमेशा ओपी से क्या होगा, बड़ा ही होगा। सप्लीमेंट्री एंगल हो गया ना प्रूफ। तो मैं चाहता हूं आप एज अ होमवर्क करो इसे। मेरी बात समझ रहे हो आप, मैंने आपको समझाया भी है, आप बहुत प्यार से समझो। 90 90 180 है, तो दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू कितना, a प्लस बी कौन है? असल में a प्लस बी वही है जिनको आप फाइंड आउट करना चाहते थे पहले। a प्लस बी वही लोग हैं, अगर इसको आप इस लैंग्वेज में लिखो। अगर ऐसे करोगे ना बच्चे तो कोई दिक्कत नहीं हुई आपको, आप कुछ भी कर लो, आप आंखें बंद करके भी करोगे ना, सो के भी करोगे ना, क्वेश्चन जवाब आएगा आपका। ये थियरम क्या कहती है कि आपके पास एक सर्कल है, आपने कहा ठीक है सर, ये कहती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। जैसे मान लेते हैं बच्चों ये एक पॉइंट है। सो हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। बच्चों आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ सर्कल्स, जो हमारा चैप्टर है सर्कल, इसे हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स के लिए। बहुत प्यारा चैप्टर है सर्कल चैप्टर और ट्राइंगल, ये दोनों चैप्टर आपकी क्लास 9th में भी रह चुके हैं, अभी भी। अगर आप मेरे से पूछोगे ना तो मैं बोलूँगा कि क्लास 10th का सर्कल कंपेरेटिवली ईजियर है, ईजी है। इसी प्रकार से अगर आप पूछोगे ट्राइंगल में, मैं बोलूँगा क्लास 10th का कंपेरेटिवली ईजियर है। तो ये बात है, ठीक है ना। तो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है सर्कल 9th का जो आपने पढ़ा होगा, जो यूज़ होगा छोटा मोटा मैं यहाँ से डिस्कस कर लूँगा। जो यहाँ पर चीज़ें हैं वो आपको लेकिन पढ़नी आनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए। बहुत प्यारी एक्सरसाइज है, क्वेश्चंस इसके क्या क्या आते हैं वो मैं आपको बता दूंगा जैसे ऐसे होगा। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले सर्कल के बारे में तो आप सब जानते ही हैं लगभग कि सर्कल एक इस प्रकार का 2D फिगर होता है जिसमें किसी भी पॉइंट, यानी इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि इट इज अ पॉइंट, इट इज अ लोकस ऑफ दैट पॉइंट विच इज ऑलवेज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, यानी कि फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर रहता है। उस फिक्स्ड पॉइंट को हम एक नाम देते हैं सेंटर और उस फिक्स्ड डिस्टेंस को हम नाम देते हैं रेडियस। तो इस प्रकार से शायद आपको छोटी सी बेसिक डेफिनेशन ऑफ सर्कल पता होगा। सर्कल एक 2D फिगर है, 2D फिगर यानी इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक प्लेन की जरूरत होती है, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, यानी कुल मिलाकर के ये एक प्लेन में लाई करा जा सकता है, यानी इसे प्लेन में लाई करवाया जा सकता है, यानी कि जैसे एक्स वाई प्लेन में ये लाई करा जा सकता है, यानी कि कुल मिलाकर के एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स जो बदलते रह रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट अपने को इस तरह से बदलेंगे कि हमेशा किसी फिक्स्ड पॉइंट से, लेट्स से इसका कोऑर्डिनेट h, k है, हमेशा वो एक फिक्स्ड डिस्टेंस पर रहें, उसे हम सर्कल कहते हैं। अगर क्योंकि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हो तो इसीलिए आपके अनुसार अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो पीसी हमेशा आर के बराबर होगा, यानी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर हमेशा आर स्क्वायर के बराबर होगा, रूट के अंदर आएगा। तो अब ये चीज मैंने बिल्कुल ही जाके आउट ऑफ बॉक्स जाकर के आपको बता दी, ऑल्दो ये बहुत रेलेवेंट है, लेकिन ऐसा कुछ आपकी अभी की क्लास में नहीं है। जब आप आगे प्रिपरेशन करोगे किसी एंट्रेंस वगैरह की तो आप इस तरह की चीजें पढ़ोगे, बट नहीं है कुछ भी। लेकिन मैंने क्यों बताया? मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये बताना कोई मुश्किल नहीं था, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल हुआ है इसमें, डिस्टेंस फार्मूला का, और बेसिक डेफिनेशन भी अपनी आ गई। तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, लेकिन अगर आप थोड़े क्यूरियस थे, आप देखने चाहते थे, तो आपको शायद ये अच्छा लगा होगा कि हाँ तो इसको सॉल्व करके सर्कल की इक्वेशन निकलती है वगैरह वगैरह, वो आपके पास अभी नहीं है। अभी हम बढ़ते हैं जो हमारे पास है अभी, ठीक है ना, बेसिक आगे बढ़ते हैं। सर टेंजेंट टू अ सर्कल ये हमारे पास है। टेंजेंट क्या होता है, सीकेंट क्या होता है, टेंजेंट कितने क्या ड्रॉ किया सकते हैं, वो हमारे पास है। जैसे हमारे पास एक सर्कल है बच्चों, इस सर्कल पे अगर हम देखेंगे सर्कल कितने पॉइंट से मिलकर बना है, इन्फिनिट मैनी पॉइंट से मिलकर बना हुआ। तो अगर आपको कोई कहेगा कि जैसे एक पॉइंट ये है, मान लेते हैं पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट से टच करवाते हैं, मान लेते हैं बच्चों मैंने क्या किया, मैंने इस पी पॉइंट, मैंने किसी पॉइंट से, लेट्स से पॉइंट पी है, मैंने इससे टच करवाते वह एक लाइन को भेजा, लेट्स से इस लाइन का नाम एल है। तो अभी के केस में आपको ये समझ में आ रहा है कि जो ये लाइन, जो मैंने यहाँ पे लाइन एल भेजी, ये लाइन इस पॉइंट पी को सिर्फ टच करके गई, सर्कल को टच करके गई है, इसको कहते हैं टेंजेंट। हो सकता था कि लाइन ऐसे जाती, हो सकता था कि जो कोई लाइन होती, मान लेते हैं L1 थी, मान लेते कोई लाइन होती L2, ये जीरो इसलिए लिख रहा हूं अगर किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा, तो लाइन जो होती है वो इस प्रकार की होती है, आपने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन में, है ना। तो इस पूरे को एक साथ रिप्रेजेंट किया जा रहा है L से, तो इसीलिए लिखा जाता है L इक्वल टू 0। ऐसे किसी को अगर डाउट था तो मैंने बता दिया। बेटे ये वाली लाइन आप देखोगे, इसको 2 पॉइंट पर कट करके जा रही है, इंटरसेक्ट करके जा रही है Q और R पे। ये टचिंग केस है, ये इंटरसेक्टिंग केस है, यानी यहाँ पे 2 पॉइंट पे क्या, यहाँ पे तो ऐसी जगहों को जहां पर 2 पॉइंट या 2 से ज्यादा पॉइंट, अब 2 से ज्यादा तो जनरली हो नहीं सकते सर्कल में, 2 ही हो सकते हैं मैक्सिमम, तो इसको हम कहते हैं सीकेंट। सीकेंट कहते हैं इसको, सीकेंट छेदक रेखा है एक तरह से ये, ठीक है ना। ये सीकेंट यानी कि एक तरह से छेदक रेखा है जो छेद की जा रही है। इसी प्रकार से जो ये वाली है दैट इज कॉल्ड एज टेंजेंट, ये टेंजेंट है। टेंजेंट का मतलब होता है टच करके जा रही है, इसे अगर आप कहना चाहो तो स्पर्श रेखा। अब स्पर्श से आपको फील आ रहा होगा कि स्पर्श करके निकल लेती है, इसीलिए इसे हम कहते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होता है, सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करता है। सेकेंड क्या होता है, 2 पॉइंट पे छेदता हुआ जाता है। हमारे लिए जो अभी स्टडी का जो पॉइंट होगा वो होगा टेंजेंट वाला। तो हम देखेंगे कि एक सर्कल होगा, किसी पॉइंट पे टच करके लाइन टक से निकल रही होगी, हम कहेंगे कि ये टेंजेंट लाइन है। तो टेंजेंट आपको समझ में आ गया, टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा, ठीक है। आगे बढ़ते
तो अभी हम देखते हैं कि हमारे पास चीजें क्या होती है। जैसे हम देखेंगे यहाँ पे द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये पहली थ्योरम आई, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बनता रहता है। थ्योरम डायरेक्टली पूछी जा सकती है, 2 मार्कर में आ सकती है, तो आप इसे कवर कर लो क्योंकि अंडरस्टैंडिंग के लिए भी सही रहता है, क्योंकि आप बहुत बार यूज करोगे इस थ्योरम को। देखो ये थ्योरम क्या कहती है कि आपके पास एक सर्कल है, आपने कहा ठीक है सर, ये कहती है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर। जैसे मान लेते हैं बच्चों ये एक पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी टच करके जा रहा है इसे, सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ टेंजेंट। ये एक टेंजेंट लाइन की तरह बिहेव करेगा, मतलब दिस विल बी एज अ टेंजेंट, है ना। व्हाई इट इज सो, बिकॉज इट इज टचिंग अ सर्कल एट अ सिंगल पॉइंट, ये इसलिए टेंजेंट लाइन हो गया। बोल रहा है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, लेट अस से दैट पॉइंट इज पी। बोल रहा है इज ऑल पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, यानी कि रेडियस क्या होगी, रेडियस किसे कहते हैं बच्चों, रेडियस कहते हैं सर जी जो सेंटर होता है, सेंटर से जो हमारे पास जैसे सेंटर है, सेंटर से जो ये लाइन आती है, ये कह रहा है कि ये प्रूव करो कि सीपी इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे क्या क्या गिवन चीजें दे रखी है इसने, इसने बोला कि लेट एल इक्वल टू 0 बी अ टेंजेंट, इसको मैंने एल मान लिया लाइन को, लेट एल को 0 बी अ टेंजेंट ऑन अ सर्कल एट पॉइंट पी, ठीक है ना। इवन इसको आपको लेट बोलने की जरूरत नहीं है, ये गिवन है एक तरह से, है ना, यही तो गिवन है कि L इज इक्वल टू 0 बी अ टेंजेंट ऑन अ सर्कल एट पॉइंट P। और हमें क्या प्रूफ करना है बच्चों, व्हाट वी नीड टू प्रूव, हमें शो करना है कि ये जो CP है, CP इज परपेंडिकुलर टू लाइन, इवन आई शुड से CP इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट लाइन। आप समझ गए होंगे टेंजेंट लाइन की हम किसकी बात कर रहे हैं, CP इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट लाइन। हमें प्रूफ करना है कि CP जो है वो परपेंडिकुलर है टेंजेंट लाइन के, दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूफ। अब हम देखेंगे बच्चों, एक बात समझते हैं। देखो अभी एक बात समझना बहुत बेसिक सी बात है। हम अगर इसकी प्रूविंग वाले पार्ट पे आते हैं और प्रूफ करना इसे चालू करते हैं, हम देखते हैं इसका प्रूविंग वाला पार्ट क्या होगा। मैं लिख के आपको बताता हूं ताकि आपको ढंग से समझ में आए। हम बोलेंगे लेट पॉइंट Q बी ऑन लाइन L इक्वल टू 0 सच दैट, आपने एक पॉइंट Q को यहां पर बनाया, लेट से कहीं पर भी बनाया, और वो पॉइंट Q को जैसे ही आपने कनेक्ट किया C के साथ, तो वो ऐसा दिखने लगा सेंटर के साथ कनेक्ट करके। मैंने कुल मिला के इतना बोला, लेट देयर इज अ पॉइंट Q विच इज लाइंग ऑन दी लाइन L इक्वल टू 0। अगर लाइन L इक्वल टू 0 में लाई कर रहा है, अब ये Q किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Q इज रिप्रेजेंटिंग एनी पॉइंट lying on टेंजेंट लाइन। टेंजेंट पे लाई करने वाली किसी भी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पॉइंट Q। ये पॉइंट Q किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी पॉइंट को जो कहां पर लाई कर रहा है बच्चों, जो लाई कर रहा है टेंजेंट लाइन पर, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यानी ये Q पॉइंट एक मूवेबल पॉइंट है, जो कुछ भी हो सकता है इस टेंजेंट लाइन में लाई करने वाला। अब आप सोचो, अगर मैं कहता हूं कि ये Q जो होगा, क्या ये मैं कह सकता हूं कि दिस विल ऑलवेज लाई आउटसाइड टू द सर्कल। अब जब मैं कहता हूं कि ये हमेशा सर्कल के आउटसाइड होगा, तो क्या आपको लगता है कि सर ऐसा क्यों कह रहे हो आप, क्या आपकी मिली भगत है, घर से रट्टे मार के आ रखे, कुछ ऐसा कह सकते हो आप मुझे। अब देखो, जैसे ही मैंने ये पॉइंट कहा कि ये जो पॉइंट होगा ये हमेशा आउटसाइड टू दी सर्कल लाई करेगा, तो आपको एग्री करना चाहिए, आपने बोलना चाहिए हाँ जी सर आप सही कह रहे हो। क्यों कह रहा हूं मैं सही, क्योंकि सोचो कि किसी समय मान लेते हैं, एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और यहां पर नीचे लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बार समझते हैं इस चीज को जो मैंने आपको यहां पे बता रहा हूं। मान लो बच्चों, मैं इसको यहां पर रख लेता हूं, आपको दिक्कत तो नहीं होगी, हो सकती है ना। एक बार इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, जगह बनाने की बात है बस बच्चों, ठीक है ना। ये तो अगर किसी बच्चे को लगता है सर आप करना क्या चाहते हो, तो मैं आपको बताता हूं मैं करना क्या चाहता हूं। जैसे ये वाला जो केस है बच्चों, इस केस में मैं कहता हूं कि अगर सोचो कि गलती से ये पॉइंट Q आउट, कोई बोला आउटसाइड ही क्यों होगा, इनसाइड क्यों नहीं हो सकता। मैं बोलता हूं देखो, अगर मैं एक केस लेता हूं आप लोगों के साथ, आप बोलोगे सर लेके दिखाओ। मैंने बोला देखो, ये जो टेंजेंट लाइन है, अगर इस टेंजेंट लाइन को मैं ऐसा करता हूं, जैसे ऐसा कुछ करता हूं, ये हो गया। अभी वो पॉइंट Q, अब वो चांसेस है कि पॉइंट Q अंदर जा सकता है, सर्किल के अंदर जा सकता है, क्योंकि इतना जो आपको इलाका नजर आ रहा होगा, इतना जो बच्चों आप लोगों को इलाका नजर आ रहा होगा रेड कलर का, क्योंकि वो Q पॉइंट कहां लाई कर रहा है, वो Q पॉइंट लाई कर रहा है इस सर्किल के, इस लाइन के ऊपर। वो Q पॉइंट लाई कर रहा है इस, एक मिनट है कलर बदल देता हूं, वो Q पॉइंट था बच्चों जो वो लाई कर रहा था इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर वो कुछ भी हो सकता था। तो जब वो कुछ भी हो सकता था, तो अभी जो ये इलाका बचा हुआ है जो रेड वाला, तो अगर वो इस रीजन में आता है तो वो इनसाइड हो जाएगा, इनसाइड टू दी सर्कल हो जाएगा। और ये केस कब हो सकता है, देन दिस विल नॉट बी एक्टिंग लाइक अ टेंजेंट, दिस इज गोइंग टू बी सीकेंट राइट नाउ।
तो इसका मतलब ये कहना चाहता हूं कि अगर इसको टेंजेंट बने रहना है तो क्यू पॉइंट आउटसाइड ही होगा हमेशा, हमेशा। लेकिन अगर किसी कारण से ये टेंजेंट नहीं रहा, ऐसा कुछ केस आ गया, तो हां तब क्यू इनसाइड हो सकता है। लेकिन इन जनरल व्हाट कैन आई से, मैं कह सकता हूं कि जो क्यू पॉइंट है वो हमेशा आउटसाइड टू दी सर्कल होगा जो पॉइंट ले रखा है मैंने। क्या मेरी बात समझ में आ भी रही है कि नहीं आ रही? एक तो ना मुझे ना ये चीजें ना जब तक सेट ना हो ना ढंग से मजा नहीं आता। हाँ समझ में आ रही बात? तो ये हो गया। तो अगर हम इस केस की बात करें तो इसका मतलब ये होगा कि क्यू पॉइंट एक ही केस हो सकता है। मतलब अगर मैंने बोला चलो ठीक है आप मेरी बात समझ गए, तो मैं यहाँ पे इस चीज को लिख देता हूं, मैं लिख देता हूं क्यू विल ऑलवेज बी आउटसाइड टू द सर्कल, आउटसाइड टू द सर्कल, so that L equal to 0 will remain as tangent। ठीक है, अब बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि Q, अब Q क्योंकि किसी भी जनरल पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। अब एक बार मुझे बताओ, क्या मैं कह सकता हूं कि OQ हमेशा OP से बड़ा ही होगा? किसी केस में बराबर हो सकता है, यानी जो OQ है, यानी कि जो Q है वो कहीं भी अगर इसमें मूव करेगा तो वो हमेशा 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 कह रहा हूं मैं कि वो हमेशा OP से क्या होगा? बड़ा ही होगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? OQ का लेंथ क्यों ऐसा होगा सर? क्योंकि आप दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है ट्राइंगल है, टेंजेंट है, ये तिरछी सी रेखा है, तिरछी रेखा हमेशा बड़ी होगी। ये वाली रेखा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की तरह बिहेव कर रही है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? Hence OP is the shortest distance। और अगर वो shortest distance है that only means कि OP is perpendicular to the line। क्योंकि shortest distance, क्योंकि अगर हम बोलते हैं कि जैसे मान लेते हैं एक पॉइंट है यहाँ पर, मैं कहता हूँ ये लाइन है, मैं बोलूंगा इसका shortest distance क्या है? shortest distance हमेशा perpendicular ही होता है बच्चों, shortest distance हमेशा perpendicular ही होता है। तो यहाँ से आपने क्या प्रूव कर दिया? कहीं ना कहीं ये जो OP नहीं, मैंने इसको क्या नाम दे रखा था? CP नाम दे रखा था ना, तो CP ओ वर्ड यूज कर रहा हूं मैं सब जगह, ऊपर तो नहीं करा, तो सी नाम दे रखा था तो सी लिख देते हैं। तो कहने का मतलब है यहां से ये समझ में आ गया जो सीपी है वो परपेंडिकुलर होगा इसके। यार सीपी कुछ नहीं था, रेडियस था, तो रेडियस इज डेफिनेटली परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये हमें यहां से समझ में आ पाया, क्योंकि यही एकमात्र शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो पा रहा है सी से लेके पी तक का। अदरवाइज आप कहीं भी मूव करते हुए चलोगे, किसी भी जगह पर मूव करोगे, तो आपको हमेशा हमेशा आपको एक तिरछी लाइन मिलेगी, और कहने का मतलब वो हमेशा ग्रेटर होगी, वो हमेशा बड़ी होगी। सबसे छोटी जो लाइन मिलेगी वो मिलेगी सीपी, वो मिलेगी सीपी, और इसका मतलब सीपी ही रेडियस था, तो रेडियस परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। दैट्स हाउ यू कैन प्रूव इट। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे। हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन सर्कल हैव? किसी सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं, इसकी बात कर रहे हैं। किसी सर्कल के पास, जैसे सर्कल है बच्चों, तो सर्कल के पास टेंजेंट किसे कहते हैं? किसी भी पॉइंट पे हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, इस तरह की टचिंग लाइन जो होती है उसे हम टेंजेंट कहते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो ये पी पॉइंट पे, क्यू पॉइंट पे, आर पॉइंट पे। अब आप बताओ कितने पॉइंट होंगे उतने ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, इसका मतलब। तो सर कितने पॉइंट होते हैं सर्कल में? इनफिनिट मैनी, इसीलिए कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं? इनफिनिट मैनी। तो इनफिनिट मैनी टेंजेंट्स कैन ड्रॉन थ्रू अ सर्कल, ये ठीक है ना। इनफिनिट मैनी सर्कल आप ड्रॉ कर सकते हो। एक बात समझ में आगे बढ़ते हैं। अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन। वैसे तो देखो इंटरसेक्ट वर्ड का मतलब होता है छेदना, तो कायदे से तो टेंजेंट कभी भी किसी भी पॉइंट को छेदना नहीं है, वो टच करता है। बट मैंने देखा एनसीईआरटी वगैरह में इसका आंसर 1 दे रखा है, तो वो इस हिसाब से चल रहे हैं कि भाई वो इंटरसेक्टिंग को एक जनरलाइज केस लेके चल रहे हैं कि टचिंग को भी उसमें इंक्लूड कर रहे हैं। अगर मैं हूँगा अगर एक बारी के लिए, तो मैं तो 0 लिख के आऊँगा कायदे से। लेकिन वो लोग, क्योंकि इंटरसेक्टिंग और टचिंग में फर्क होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है काटना और टच का मतलब होता है टच करना, तो कायदे से इंटरसेक्ट कहीं पर भी नहीं करता। बट स्टिल ये कह रहे हैं टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट, तो ये मान के चल रहे हैं कि इसको भी इंटरसेक्टिंग टाइप का एक केस समझ रहे हैं, ऑल्दो ये होता नहीं है, बट ठीक है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पे कट करती है, जैसे ये पी पॉइंट पर और ये क्यू पॉइंट पर, ये आर पॉइंट था, ये वाला क्या कहलाता है? टेंजेंट। और जो 2 पॉइंट पे कट करती है उसे क्या कहते हैं बच्चों? सीकेंट कहते हैं। तो हमने क्या देखा कि सर जी ये वाली जो चीज हो गई ये सीकेंट है इसका मतलब। अभी हम नेक्स्ट चीज में आते हैं। अ सर्कल कैन हैव, सर्कल कैन हैव कितने पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट? जैसे ये सर्कल है बच्चों, इस सर्कल के पास कितने पैरेलल टेंजेंट्स हो सकते हैं? तो हम देखेंगे कि एक ये हो गया और एक हमारे पास इस प्रकार से ये हो गया। किसी भी सर्कल के आमने सामने 2 ही केवल पैरेलल, मतलब L1 और L2, ये 2 ही हम कह सकते हैं कि आपस में पैरेलल टेंजेंट है। इसी प्रकार से किसी केस में ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा बोल सकता है सर क्या
कोई ऐसा बोल सकता है सर जी जैसे सर्कल ये सर्कल है, अब इस सर्कल में एक ये और इसके सामने पैरेलल टेंजेंट सिर्फ यही हो सकता है L3 L4। तो किसी भी केस में सिर्फ एक ही पेयर हमारे पास हो सकता है जो एक दूसरे के पैरेलल हो, ठीक है ना। एक सर्कल में अ सर्कल कैन हैव कितने पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट, 2 पैरेलल टेंजेंट, क्योंकि 3 नहीं हो सकते ना, क्योंकि 3 के लिए अगर ऐसा करोगे तो फिर वो टेंजेंट कहाँ रह जाएगा, वो तो सेकंड हो जाएगा। 4 नहीं हो सकते, 5 नहीं हो सकते, केवल 2 ही लोग हो सकते हैं जो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पर टेंजेंट खींचे जाएंगे, डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पर खींचे गए टेंजेंट, इसलिए इट कैन हैव ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, यानी टेंजेंट टू अ सर्कल पे जो कॉमन पॉइंट होता है एंड सर्कल, जो सर्कल के लिए भी कॉमन है, यानी अगर आप देखोगे ये सर्कल में भी लाई कर रहा है और ये सर्कल के टेंजेंट में भी लाई कर रहा है, तो इस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहना चाहिए, ठीक है ना। दिस इज कॉल्ड द कॉमन पॉइंट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कह दो इसे, और क्या कह सकते हो, POC कह दो, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं तो बच्चों आगे हम आगे देखें तो लिखा हुआ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट। अब देखो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपकी थ्योरम नंबर 1 पर बेस्ड है। क्या होता है इस क्वेश्चन में, और टेंजेंट PQ देखना जरा ध्यान से समझते हुए चलो। जैसे आपके पास एक सर्कल है, बोल रहे टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, जैसे पॉइंट P पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया गया, लेट्स से पॉइंट ये टेंजेंट का नाम है टेंजेंट PQ, ठीक है ना। यहीं से यहीं तक हम इसे कंसिडर करेंगे। आप मेरी बात समझ रहे हो, वो बनाते समय ऑल्दो मैं बना दूंगा, लेकिन आप टेंजेंट को यहीं से यहीं तक, लेंथ ऑफ टेंजेंट यहीं से यहीं तक कंसिडर किया जाएगा। और टेंजेंट PQ एट पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी सर्कल का रेडियस कितना है बच्चे, 5 सेंटीमीटर, यानी कि जो OP का डिस्टेंस है दैट इज गिवन टू अस 5 सेंटीमीटर है। और बोला मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q, ये O को Q से जब हम मैच करवाते हैं, यानी कि जब O Q से मैच करता है, यानी कि O Q से मीट करता है, तो OQ का जो डिस्टेंस आता है दैट इज गिवन बाय 12 सेंटीमीटर। बोल रहा है लेंथ ऑफ PQ कितना होगा, लेंथ ऑफ PQ यानी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना होगा। बच्चों ध्यान से समझना है कि अभी आपने पढ़ा कि जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट होता है वो आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर, दैट वाज अ टेंजेंट एंड इट वाज अ रेडियस, तो ये रेडियस था। हमने अभी थ्योरम नंबर 1 से देखा कि जो रेडियस होती है दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट टू द सर्कल। इसका मतलब अगर ये ऐसा होता है तो आप लोगों ने पढ़ा है कभी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल अगर आपको दिखाई देता है बच्चों, तो आपने एक बात हमेशा ऑब्जर्व की होगी, अगर कभी हमें राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई देगा, देखना जरा ध्यान से, ये B हो गया, ये A हो गया, C हो गया, अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी दिखाई देता है तो उसके ठीक सामने वाली जो साइड होती है इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं, इसको हम हाइपोटेनस कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये 90 डिग्री है, इसके ठीक सामने वाली साइड कौन है, ये है, तो दिस इज एक्टिंग लाइक एन हाइपोटेनस। और आप ये भी जानते होंगे कि अगर वो हाइपोटेनस है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस है, तो ये रिलेशन फॉलो करते हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर एंड बेस। तो बच्चों ये अगर आपको फंडा समझ में आता है तो मान के चलो कि आपने अपने 1-2 नंबर सिक्योर कर लिए इस चैप्टर से, क्योंकि बहुत बार यूज होता है, बच्चे गलती करते हैं। मैंने आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग दे दी, बार बार इस तरीके से नहीं समझाऊंगा राइट एंगल ट्रायंगल बना के, सिर्फ एक बार बता रहा हूं, टेंजेंट है, रेडियस है, 90 डिग्री एंगल बनता है थ्योरम 1, 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है। तो यहां से समझ में आया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना हो गया, OQ का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। यहां से आपको PQ का स्क्वायर निकालना था, आप बोल सकते हो OQ का स्क्वायर माइनस का OP का स्क्वायर। बेटे OQ कितने हैं, OQ 12 है, 12 का स्क्वायर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 144, OP कितने हैं 5 है, स्क्वायर डायरेक्ट लिख रहा हूं 25, तो 144 में से 25 जाएगा, इसका कितना होगा 119। तो आप देख सकते हो कि PQ बराबर कितना हो गया बच्चे, रूट के अंदर 119 यूनिट्स, सेंटीमीटर बोल दो। अब इसमें एक गलती होती है बच्चे, आपको पता है इसका आंसर 13 लिख के आते हैं गलतफहमी में, क्योंकि ये लिख के आते हैं गलत है, ये सही जवाब है। वो ये क्यों लिख के आते हैं, क्योंकि वो लोगों को इतना पता रहता है कि हाँ इसमें पाइथागोरस लगती है, तो वो लोग क्या सोचते हैं कि भाई 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ेंगे 169 होता है, 13 का स्क्वायर रूट होता है, सेटिंग सही बैठ रही है, तो वो आंसर बोल के आते हैं, गलत हो जाता है। इसीलिए मैं इसलिए बोला क्योंकि मैंने अपने हाफ ईयरली में गलत किया था। तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो सिंपल सी बात है, हमें कोई इस पे नहीं आना कि आंसर ऐसा आना चाहिए कि बिल्कुल परफेक्ट टाइप का आना चाहिए, स्क्वायर रूट के अंदर नहीं आ सकता, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई परपेंडिकुलर कौन है, हाइपोटेनस कौन है और बेस कौन है। ऐसे क्वेश्चन फंसाते हैं एग्जामिनेशन में, जबकि फंसना नहीं है आपको। क्लैरिटी होनी चाहिए भाई, परपेंडिकुलर के सामने 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, दैट्स हाउ यू विल सॉल्व इट। अब बच्चे क्वेश्चन है हमारे पास, देखो बोल रहा है कि ड्रॉ क्या बोल रहा है, बोल रहा है ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड अदर इज अ सेकंड। कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आ रहा है। यानी कि बोल रहा है कि एक लाइन ड्रॉ करो, जैसे आपने एक लाइन ड्रॉ करी, बोल रहा है कि इस लाइन के पैरेलल आप 2 ऐसी लाइन ड्रॉ करो जो एक सर्कल पे टेंजेंट हो और जो एक सर्कल पे वो हो। जैसे जो एक सर्कल पे कैसी हो, टेंजेंट हो। तो बेटे सर्कल पे अगर टेंजेंट लाइन मुझे ड्रॉ करनी है, अगर मुझे सर्कल पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करनी है, दैट मस्ट बी लाइक दिस। सर्कल पे टेंजेंट लाइन ये हो गई, और अगर मुझे सर्कल से छेदते हुए जाना है लाइन को, तो मैं बोलूंगा कि वो लाइन ऐसी हो गई, मतलब कहीं से भी ले जा सकते हो, ऐसे ले जा लो, ठीक है ना, जरूरी नहीं है सेंटर से ही ले जाओ। तो वो ये हो गई। अगर आप देखोगे तो ये वाली जो लाइन हो
गई, ये आपकी सीकेंट हो गई और ये वाली कैसी हो गई, टेंजेंट हो गई। तो ये वाली आपकी लाइन हो गई टेंजेंट, हमने ड्रॉ करके दिखा दी। और ये वाली जो लाइन हो गई बेटे इसका नाम हो गया सीकेंट। ये क्योंकि ये दो डिफरेंट पॉइंट पर पी और क्यू पॉइंट पर काट कर जा रही है और ये केवल एक ही पॉइंट पर टच करके जा रही है, इसीलिए वो आपकी टेंजेंट हो गई टू दिस पैरेलल। ये एल जो आपने ड्रॉ किया था इसकी ये पैरेलल हो गई। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो इसे, अगर आपने L1 नाम देना है, इसे L2 नाम देना है, तो आप कह सकते हो L इज पैरेलल टू L1 एंड L इज पैरेलल टू L2, ठीक है ना। तो ये केस यहाँ पर था और आपने दिखा दिया कि कौन सा क्या है कौन सा क्या है। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये क्वेश्चन को प्लीज ध्यान से देखो, ये ठीक है ना। हमारे पास क्या है, थ्योरम नंबर 2 है। बोलता है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। बहुत प्यारा फॉर्म है, समझना ऐसे ध्यान से, ठीक है ना, तभी मजा आएगा। बोला अभी अगर आप ध्यान से देखेंगे, आपको एरर आ गया था सामने, सॉरी। तो आप देखोगे सर्किल है, सर्किल पे एक पॉइंट पी और क्यू पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, एक्सटर्नल पॉइंट से केवल 2 ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। तो आपसे कहीं ना कहीं ये पूछा जा रहा है कि आप प्रूफ कीजिए द लेंथ ऑफ जो टेंजेंट होगा वो सेम होगा। यानी कि अगर मैं गिवन डेटा को मैं देख लूँ, गिवन में मेरे पास क्या है कि ओ पी इक्वल टू ओ क्यू है, क्योंकि दे आर बोथ द रेडियस। ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं गिवन हो गई। और दूसरी बात, अगर आपको कोई बोले कि शो क्या करना है आपको, तो आप बोलोगे शो दैट में हमें क्या शो करना है कि जो टी से लेके पी तक का डिस्टेंस और टी से लेके क्यू तक का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू ईच अदर, ये एक दूसरे के इक्वल है। अब हम आते हैं बच्चों प्रूविंग वाले पार्ट में, कि प्रूविंग वाले पार्ट का मतलब इसमें प्रूफ करना है हमें। क्या प्रूफ करना है, वही जो हमने ऊपर देखा। अब हम एक काम करते हैं, इफ यू आर जस्ट कनेक्टिंग दीज 2 पॉइंट्स, अगर हम मान लेते हैं इन 2 पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, ओ से लेके टी तक को। अगर बच्चों मैंने ओ से लेकर टी तक के पॉइंट को आपस में कनेक्ट किया, तो उस समय अब आप देखोगे कि 2 ट्राइंगल्स मेरे पास बन गए। मैं आपको थोड़ा ईजी लगे इसलिए चीज़ों में ऐसा कर लेता हूँ। एक ट्राइंगल आपको ये बनता हुआ नजर आ रहा होगा और दूसरा ट्राइंगल आपको ये बनता हुआ नजर आ रहा होगा। तो हमारे पास 2 ट्राइंगल बने, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल। अगर हम ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करें, इन ट्राइंगल OPT एंड ट्राइंगल अगर मैं OQT की बात करूं, तो बच्चों मैं ध्यान से देख सकता हूं कि OP बराबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल OQ, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, रेडियस है, गिवन है, कहीं ना कहीं आपस में बराबर होंगे। इसी प्रकार से अगर आप देखोगे तो OT बराबर OT हो जाएगा। दोनों ही ट्राइंगल में ये वाली साइड क्या है, कॉमन साइड है। OT बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, OT, ये क्या हो जाएगा, कॉमन साइड है, इस कारण से मैं इसको ऐसा कह पा रहा हूं। अभी हम आते हैं नेक्स्ट चीज पर। नेक्स्ट चीज क्या दे रखी है सर हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखोगे, अभी हमने पढ़ा था कि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी परपेंडिकुलर, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। और आप समझ पा रहे होंगे कि ये टेंजेंट है बेसिकली, और ये भी आपके पास क्या है, टेंजेंट ही है, ये टेंजेंट्स है। और आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि बाकी 2 वो रेडियस है, तो रेडियस के साथ टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री बनाता है। तो शायद आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि एंगल P बराबर एंगल का Q है, क्योंकि वो 90 डिग्री ईच है। और आप जानते हो उसका रीजन क्या है, आप जानते हो कि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। उस बिहाफ पे आप क्या पा रहे हो। अब अगर आप ध्यान से देखो, आपने क्लास 9th मैथमेटिक्स में हमारे पास ट्राइंगल नाम का जब चैप्टर हुआ करता था, उसमें कॉन्ग्रुएंसी की कुछ शर्त हुआ करती थी। उसमें कॉन्ग्रुएंसी किसे कहते हैं बच्चों, मैं तुम्हें समझा देता हूँ फटाफट से, वरना RHS कुछ लोगों को नहीं पता होगा। RHS कॉन्ग्रुएंसी इस पर लग रही है, फिर तुम प्रॉब्लम में आ जाओगे, इसलिए हाँ कोने में आकर एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे ना, अगर आपने बाई चांस नहीं पढ़ा था, मैं आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। तो जैसे हमारे पास ये 2 मान लेते हैं बच्चों, 2 हमारे पास ट्राइंगल्स हैं, ये 2 ट्राइंगल्स हैं। अब दोनों के दोनों राइट एंगल ट्राइंगल। अब समझो हुआ क्या, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। नंबर 1 बात, इसका नाम ABC कह देते हैं और इसका नाम मान लेते हैं PQR कह लेते हैं। अब हुआ कुछ नहीं है बच्चों, इस केस में सिर्फ इतना सा हो रहा है कि ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल्स में, अगर ये मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है और मान लेते हैं ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों के, देखो इसको क्या कहते हैं, RHS। RHS का मतलब होता है राइट एंगल्ड, यानी कि राइट एंगल्ड, यानी कि दोनों में राइट एंगल्ड हो, यानी कि दोनों में एक 90 डिग्री एंगल हो। दूसरा इसको कहते हैं हाइपोटेनस, ये होता है हाइपोटेनस। और इसी प्रकार से ये रिप्रेजेंट करता है साइड को। किसी की ट्राइंगल में 3 साइड होती है, जिसमें से एक तो हाइपोटेनस हो गई, अब बची कोई 2 साइड्स। ये बोलता है बची 2 साइड्स में से कोई भी आपस में 1-2 बराबर हो। जैसे मान लेते हैं, ये मान लेते हैं 3 सेंटीमीटर हो गया, मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर हो गया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप देखोगे राइट एंगल दोनों में है, हाइपोटेनस दोनों का इक्वल है, और कोई भी बची हुई साइड दोनों की एक जैसी है, भले ही अब उसको होना ही पड़ेगा। अब ये नहीं कह सकते कि आप वो अलग होगी, वो होनी ही पड़ेगी। 4, ये 4 होगी तो इसको 4 होना ही पड़ेगा पाइथागोरस से, अगर कोई बच्चा समझ रहा है तो। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ हमारे पास RHS का मतलब है कि एक राइट एंगल्ड हो, दोनों की दोनों हाइपोटेनस दोनों का सेम टू सेम हो, और कोई भी एक साइड दोनों की अगर बराबर होती है तो पक्का दोनों के दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब होता है डिट्टो है, एक जैसे हैं, कोई कम ज्यादा नहीं है, ये जैसा है एग्जैक्टली वैसा ही है। तो अगर आप इस ट्राइंगल में देखोगे तो यहाँ पे भी सेम लगभग वही काम हो रहा है, क्योंकि इसके सामने वाला ये, दिस इज एक्टिंग लाइक अ हाइपोटेनस फॉर बोथ ऑफ द ट्राइंगल। फॉर बोथ ऑफ द ट्राइंगल दिस इज एक्टिंग लाइक अ हाइपोटेनस। आपको भले ही कैसा दिखाई दे रहा हो, लेकिन दिस इज एन हाइपोटेनस एंड दिस TP is a perpendicular, TP is a perpendicular, PO is a base and OT is a hypotenuse, and same for this, आपका ये जो OT है this is an hypotenuse, इसी तरीके से ये TQ is a perpendicular, OQ is a base, ऐसा करके हो रहा है। समझ में आ रही बात आपको। तो कुल मिला के हाइपोटेनस दोनों के सेम दिख रहे हैं, क्योंकि ये दिस इज नथिंग बट द
हाइपोटेनस ना, यही हाइपोटेनस आपकी हेल्प के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसी प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका राइट एंगल्ड वाली बात यहाँ पर प्रूव हो रही है, और बची कोई भी एक तीसरी साइड राइट, वो यहाँ पर बराबर हो गई। कोई भी एक तीसरी साइड में कौन हो गया, OQ OP हो गया। आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए बिल्कुल समझने में, प्लीज आप इसकी एनालॉजी बनाइए। यहाँ पर आप समझिए हाइपोटेनस कौन सा, जो वहाँ पे AC दिख रहा है वैसा बिहेवियर OT का है। मैं बार बार कह रहा हूँ 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। तो अगेन व्हाट यू कैन सिंपली से, आप कह सकते हो सर जी हम बहुत सिंपल बात कह सकते हैं, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी, हम सीधे कह सकते हैं RHS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया, वी कैन सिंपली से कि ट्राइंगल OPT जो है दिस इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल OQT। ये OPT जो है वो OQT ट्राइंगल के साथ बच्चे कैसा है, वो OPT जो है OQT ट्राइंगल के साथ कैसा है सर जी, OPT जो है वो OQT ट्राइंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट है। अगर वो कॉन्ग्रुएंट है तो अब आप मुझे बताइए बाय CPCT, शुरुआत की दो साइड उसकी शुरुआत की दो साइड के बराबर होनी चाहिए, बाद की दो साइड उसकी बाद की दो साइड के बराबर होनी चाहिए, और पहली तीसरी यानी OT बराबर उसके पहले तीसरे OT के बराबर होना चाहिए। तो आप ये समझ ही पा रहे होंगे कि PT बराबर QT ये निकल ही गया। आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे बाय CPCT, लेकिन मैंने ऐसे लिखाया, तो आपको PT बराबर QT आपको दिख रहा है, बाय CPCT आपने देख लिया, तो हेंस यू हैव प्रूव्ड इट। ठीक है ना, तो मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा दिया, लेकिन आपने समझ लिया होगा। तो कुल मिलाकर के इसमें बहुत सारी बातें हमारी समझ में आती हैं जो आगे भी आपको भी क्वेश्चन में देखने को मिलेंगी। तो मैं चाहता हूं आप अभी ही समझ लो हल्का सा, फिर दोबारा बताऊंगा क्योंकि एक और क्वेश्चन इस पे बेस्ड आएगा। अब आप समझ लोगे अगर ये आपस में कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, तो बच्चे ये वाला एंगल पक्का इस एंगल के बराबर होना चाहिए, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। सिमिलरली ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इस एंगल के बराबर होना चाहिए, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। आगे मैं यूज करूंगा इस चीज को, क्योंकि ट्राइंगल एक जैसे जब हो गए तो ये साइड उसके बराबर हो गई, ये साइड इसके बराबर हो गई, ये तो बराबर थी। इसी प्रकार से इस ट्राइंगल का ये एंगल इस ट्राइंगल के इस एंगल के ये एंगल उस एंगल के बराबर होगा। आगे हम देखेंगे इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से हमें समझ में आया कि फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि इसको हम यूज करने वाले हैं कि किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पे, तो दो टेंजेंट्स जो बनते हैं वो हमेशा इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट टू अ सर्कल, हमने देख लिया किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से नंबर ऑफ टेंजेंट कितने बन सकते हैं, देयर कैन बी ओनली टू टेंजेंट्स व्हिच आर ऑफ इक्वल लेंथ। अब हम आगे बढ़ते हैं, बोला फ्रॉम अ पॉइंट Q। देखिए बोला फ्रॉम अ पॉइंट Q, हमने बोला क्या बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों एक बार यहाँ पर देखते हुए चलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। जैसे पॉइंट Q से जो पॉइंट Q है उससे पॉइंट Q से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, यानी कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है टू अ सर्कल इज 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये 24 सेंटीमीटर, लेट्स से इस पॉइंट P को P कह देते हैं। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25, यानी कि Q का जो सेंटर से डिस्टेंस है, लेट्स से सेंटर को O कह देते हैं, दैट इज गिवन बाय 25 सेंटीमीटर। बोल रहा है द रेडियस ऑफ द सर्कल कितना होगा, ये 25 है। ये रेडियस पूछी जा रही है आपसे कितनी होगी, तो आपसे OP पूछा जा रहा है विच इज रेडियस, ये आपसे पूछा जा रहा है कितना होगा। आप एक सिंपल सी चीज देखिए बच्चों, आप देखोगे ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इसका एक ही मतलब है कि इसके सामने वाला क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। अगर ये हाइपोटेनस होगा तो आप सिंपल कह सकते हो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी 25 का स्क्वायर बराबर होगा, आप चाहो तो 24 का स्क्वायर प्लस का आप उसको OP का स्क्वायर कह लीजिए। ठीक है, इसके बराबर होगा, क्योंकि इन दोनों में से कोई कुछ भी हो सकता है परपेंडिकुलर बेस, क्योंकि दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है। अभी 25 का स्क्वायर 625 होता है, 24 का स्क्वायर बेटे 576 होता है, इधर आके माइनस हो गया OP का स्क्वायर। आप देखोगे 25 में से 6 गया 49 आ गया आएगा ये, है ना, तो OP का स्क्वायर बराबर इतना आ गया। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हो कि OP बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस, लेकिन हम प्लस को कंसिडर करेंगे क्योंकि ये चीज क्या है बच्चों, ये चीज आपके पास रेडियस है और पॉजिटिव होगी। तो 7 सेंटीमीटर आपके पास रिजल्ट आ गया, 7 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया बच्चों, रिजल्ट। एक मिनट, 7 सेंटीमीटर से आपका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया इस प्रकार से। तो OP का लेंथ आपको शायद समझ में आ रहा होगा, OP इज ऑफ लेंथ कितना, 7 सेंटीमीटर। OP 7 सेंटीमीटर लेंथ का आ गया। सो दैट्स हाउ वी विल सॉल्व इट। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जैसे बच्चों अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे इन फिगर, ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन आ गया उस पर बेस जो आपने पीछे पढ़ा, TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर O। बोल रहा है POQ इतना है, तो बताइए PTQ कितना होगा। बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। हुआ क्या है इस केस में, अगर आप ध्यान से समझोगे, ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा। आपको कैसे पता सर, क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है, टेंजेंट रेडियस 90 डिग्री पे होते हैं। ये भी कितना होगा बच्चे, 90 डिग्री होगा, क्योंकि अगेन ये टेंजेंट है, ये रेडियस है, 90 डिग्री पे होते हैं। आप देखोगे ये OPTQ जो आपका है, OPTQ आपका क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल टाइप का बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है हमारे पास। अगर एक क्वाड्रिलेटरल बना है तो हम एकदम समझ सकते हैं कि एंगल P, एंगल O, एंगल Q और एंगल जो T है, इनको जोड़कर 360 डिग्री आना चाहिए इंटीरियर एंगल का सम। अब आप बताइए, एंगल P 90 डिग्री हो गया, एंगल O आपको दे रखा है 110 डिग्री, और एंगल Q आपको दे रखा है बच्चे फिर से कितना, 90 डिग्री। आप ध्यान से समझते हुए चलिए बात को, 90 डिग्री, और एंगल T आपको अननोन है, निकालना है, तो 360 डिग्री ये हो गया। अब आप बताइए 90 90 180 हो गया, और आप हम बोल सकते हैं कि 180 में अगर आप 100 जोड़ोगे
तो कितना होगा 280 और फिर इसमें 10 जोड़ोगे 290, तो कुल मिला के 360 में से 290 को घटना चाहिए। अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे 0 में से 0 गया 0, 16 में से 9 गया 70 होगा, तो कुल मिलाकर के आपका इसका जवाब कितना आ गया 70 डिग्री आपका इसका जवाब आ चुका है एंगल टी का। ये आपका जवाब हो गया, तो इसका जवाब क्या होगा 70 डिग्री। लेकिन मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ या फिर तरीके से जो आपको समझना चाहिए। आप एक बार खुद ऑब्जर्व करो कि अगर 90 और 90 180 हो ही गया तो 360 होने के लिए कितना बचा, 180 और बचा। तो चारों को मिलाकर के इस 360 होना है, इन दोनों ने कंट्रीब्यूट कर दिया 180 अपना, हमेशा का करेंगे ये लोग, तो इन दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा मिलकर के 180। यानी क्या, यानी ये टी और ओ आपस में क्या हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। यानी एंगल टी एंड एंगल ओ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये समझ में आ रहा है। सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलने का मतलब बच्चे ये है कि इन दोनों का हमेशा जो योगफल होना चाहिए वो हमेशा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमें समझ में आया। इस केस में इस फिगर के अकॉर्डिंग टी एंड ओ नाम दिए, तो पक्का टी और ओ को जोड़कर हमेशा हमारा आंसर 180 आना चाहिए। हमें बाकी कैलकुलेशन से सीधे हम बच गए यहाँ पर। यानी क्या करना पड़ेगा, यानी अगर ये 110 है, आप सीधे बोल सकते हो कितना जोड़ूंगा कि 170 180 हो जाएगा बच्चों, 70 डिग्री जोड़ूंगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा कि 110 में अगर हम 70 डिग्री ऐड करते हैं बच्चों तो हमारा रिजल्ट कितना आता है, 180 डिग्री आता है। दैट्स हाउ वी विल सॉल्व इट। तो इतनी सिंपल सी बात है, ये फैक्ट को ध्यान रखो आप। ऑल दो करने का प्रोसीजर यही है, बट जनरल नॉलेज दिख रहा है कि 90 90 180 हो ही गया, तो इन दोनों को 180 करवाना पड़ेगा, जिसके लिए 110 और 70 डिग्री जुड़ेंगे। बच्चों अगर एक क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ यू गाइस आर ट्राइंग ऑन इट, इफ द टेंजेंट पी एंड पीबी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू अ सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, देन पीओ इज इक्वल टू। एक बार फिगर बनाते तब समझ में आएगा। जैसे आपने पास एक सर्कल है, इफ द टेंजेंट पी एंड पीबी फ्रॉम अ पॉइंट पी, यानी कि पॉइंट पी से एक टेंजेंट गया बच्चे, ये वाला पी है और ये वाला पीबी है मान लेते हैं। तो यहाँ कहीं पे पीबी पॉइंट होगा, यहाँ कहीं पे मान लेते हैं पीए पॉइंट होगा। बोलता है पी एंड पीबी फ्रॉम पॉइंट ए टू द सर्कल विद सेंटर ओ। सर्कल का सेंटर कितना है बच्चे, ओ है सेंटर, ध्यान से देखना। बोल रहा आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। कौन है इंक्लाइंड, ये पता करो किसकी बात चल रही है, इंक्लाइंड है। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो वो बात कर रहा है द टेंजेंट्स की, टेंजेंट पी एंड पीबी। अब वो कौन है वो बता रहा है, फिर बोला are inclined to each other at an angle of 80 degree, यानी कि the tangents are inclined at an angle of 80 degree because this is a tangent ना, this is a tangent and they are now inclined with that angle 80 डिग्री। तो बोला देन PO इज इक्वल टू, बोल रहा है POA। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये बड़ी प्यारी बात बोल रहा है। बोल रहा है POA कितना होगा, यानी कि POA दिए डिस्टेंस कितना होगा। अब आपको मैं समझाना चाहता हूँ कुछ बात, क्योंकि वक्त आ चुका है समझने का। ये पीछे जो मैंने आपको बताई थी थ्योरम, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, मैंने आपको यहाँ पे कुछ प्रूव करवाने की कोशिश की थी। मैंने आपको लगे हाथ बताया था, बिकॉज दे बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। इसका मतलब ये होगा बच्चों कि ये एंगल्स आपस में इक्वल है, ये एंगल्स आपस में इक्वल है। अब आप समझने की हल्की सी कोशिश करो, अगर ये x है, ये भी x होगा, ये y है, ये भी y होगा। क्या आप समझ रहे हो? अभी आपको मैंने पीछे बताया कि ये 90 90 180 हो गए, तो पूरा 360 क्वाड्रिलेटरल करवाने के लिए इन दोनों की जिम्मेदारी बन जाती है कि 180 करवाएं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x प्लस एक्स, ये वाला एंगल मिलके टोटल और वो वाला एंगल टोटल मिलकर के चाहेंगे कि हम लोग अपना 180 पूरा करवा दें। तो बेटे कुल मिला के यहाँ से 2x प्लस का 2y बराबर 180 आएगा। अगर आप 2 को कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा x प्लस वाई बराबर 180। और फाइनली आप कह सकते हो कि मतलब हो गया, आप फाइनली ये भी कह सकते हो कि x प्लस वाई बराबर 90 वगैरह जो भी, ठीक है ना। अगर आपका मन करे तो आप कह सकते हो। यहां से भी कुछ एक चीज समझ में आ रही है, रटना बिल्कुल भी नहीं है, चीजों को समझो, बस अपनी आंखों से देखो। कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि ये दोनों के दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, यानी कि ये पूरा तो सप्लीमेंट्री है लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट, और ये होने ही चाहिए थे। क्योंकि आप खुद सोचो किसी भी ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 90 डिग्री। अगर ये 90 हो गया तो इन दोनों की जिम्मेदारी बन जानी चाहिए कि हम दोनों 90 करवाएं। तो इसीलिए वास्तव में ऐसा ही है, ये दोनों को एक्यूट, ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ही हैं, ठीक है। तो बस इतनी सी ही बात है, ले देकर के रटना वटना कुछ भी नहीं है। अब देखो मेन मुद्दे पे आते हैं, क्वेश्चन जो हमसे बोल रहा था, ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है। अब आप बताओ कि हमने अभी पीछे देखा, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, इसलिए हम समझे कि अगर ये, इसलिए हम समझे बच्चों कि अगर ये 80 डिग्री है तो इसका मतलब क्या होगा, इक्वल पार्टीशन हुआ होगा। यानी कहने का मतलब है ये 40 डिग्री रहा होगा और ये भी कितना रहा होगा, 40 डिग्री। अब मुझे नहीं लगता मुझे कुछ बोलना चाहिए, आप अपने दिमाग से समझो। आपने भी देखा कि ये 90 डिग्री है, अगर ये 90 है, ट्राइंगल का 180 करवाने के लिए इसकी जिम्मेदारी बनती है 90 और दे 40 ही हो गया। तो बच्चे डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि 50 डिग्री होना चाहिए, जनरल नॉलेज से समझ में आ रहा है। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? अदरवाइज आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ऐसे सोचो कि भैया ये 80 है तो सामने वाले को 100 होना पड़ेगा। क्यों? ताकि 100 और 80 180 हो जाए।
तो अगर ये 80 था, ये 100 है, तो 100 का आधा 50 ऊपर जाएगा, आधा 50 नीचे जाएगा। आप ऐसे समझ लो, कैसे भी समझ लो, ठीक है ना, पूरा गणित आपके हाथ में, ठीक है ना, अपने हिसाब से चीज़ों को कर सकते हो। बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें हैं, बस लॉजिकली सोचना होता है। कुछ भी मैं चीज़ें इधर की उधर नहीं कह रहा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की सोचने की कोशिश करो, पॉज करो वीडियो को, देखो आगे बढ़ते हैं। बेटे प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल्स आर पैरेलल। ये हमें प्रूव करना है कि किसी भी सर्किल में ड्रॉ किए गए जो टेंजेंट्स होते हैं, जैसे प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ डायमीटर, यानी कि किसी भी डायमीटर पे जो के एंड पे, यानी कि अगर ये एक पॉइंट है, लेट से ये एक पॉइंट है, लेट से ये पॉइंट P है, लेट से ये पॉइंट Q है, लेट से ये O है सर्किल का सेंटर, तो उस समय अगर आप देखोगे तो ये दिस इज नथिंग बट द डायमीटर, क्योंकि सर्किल से पास करने वाला कॉर्ड डायमीटर कहलाता है। तो अभी के केस में अगर आप देखें तो वो कहना चाह रहा है कि आप प्रूव कीजिए कि टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर, यानी डायमीट्रिकली ऑपोजिट जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स पर खींचे गए जो टेंजेंट्स होंगे, यानी कि ये एक टेंजेंट और एक दूसरा टेंजेंट ये हो गया, ये जो दो टेंजेंट्स होते हैं दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। ऐसा कह रहा है क्वेश्चन वाला कि प्रूफ कीजिए कि दोनों पैरेलल होते हैं, भले ही आपको लग रहे हों ना लग रहे हों, कुछ भी मैटर नहीं करता, बस ये कहना चाह रहा है कि आप प्रूफ कीजिए कि अगर ये L1 है ये L2 है। सर दे आर जस्ट सेइंग कि शो दैट कि L1 इज पैरेलल टू L2, दैट इज व्हाट वी नीड टू शो ओनली, है ना। अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो आपको समझ में आएगा। आप इसकी प्रूविंग वाले पार्ट पे आएंगे तो आप बोलोगे सर जी ये बहुत आसान है। मैं बोलूँगा कैसे, आप बोलोगे ऐसे, क्योंकि आप बोलोगे OP इज मस्ट बी परपेंडिकुलर टू लाइन L1 बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। इस फैक्ट को आप लोग जानते हैं, आपने ऐसा कहा। इसी प्रकार से बच्चे आप ये भी कह सकते हो कि OQ मस्ट बी परपेंडिकुलर टू L2 बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट अगेन, क्योंकि आप समझ पा रहे होंगे OP एंड OQ आर नथिंग बट दैट रेडियस, और L1 and L2 are the tangent, so radius must be perpendicular to the tangent, that's how I can say this। तो इसका मतलब इतना ही निकल कर आ रहा है कि सर जी ये वाला जो एंगल होगा इट मस्ट बी 90 डिग्री, सर जी ये वाला जो एंगल होगा इट मस्ट बी 90 डिग्री, हेंस दिस इज 90 डिग्री एज वेल, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है बच्चे। अगर आप ध्यान से देखोगे बाय ऑब्जर्वेशन, आप ध्यान से देखो जरा, बहुत सिंपल सी चीज़ है, मैं कुछ भी अपने मन से नहीं कह रहा, क्लास 9th का लाइन्स एंड एंगल वाले चैप्टर का रेफरेंस ले रहा हूँ। बाय ऑब्जर्वेशन आप ध्यान से देखिए, क्या आपको नहीं दिखाई दे रहा कि सर जो ये जो PQ आपको लाइन दिखाई दे रही है, दिस PQ इज एक्टिंग लाइक ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। क्या आपको नहीं लगता कि ट्रांसवर्सल लाइन है? ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? जब भी कोई दो लाइनें ऐसे रखी रहती हैं, उन दो को जो काटती है, दोनों को काटती है, दोनों को इंटरसेक्ट करती है, दोनों के बीच में एक ब्रिज बनाती है, उसे ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ये बना रही है ब्रिज, तो ट्रांसवर्सल, अगर ये ट्रांसवर्सल की तरफ वेव कर रही है, और साथ में आपको दिख रहा होगा कि ये जो एंगल है, दीज एंगल्स, अगर मैं कुछ इसे नाम देने की कोशिश करूँ, कुछ इसे मैं R बोल देता हूँ यहाँ पे एक पॉइंट को समझाने के लिए, यहाँ पे कुछ मैं S बोल देता हूँ। तो अगर आप समझने की कोशिश करो, जो RPQ एंगल है, जो एंगल RPQ है, एंगल RPQ बराबर हो रहा है आपका PQS एंगल के, यानी कि जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, इसे क्या कहते हैं? ऑल्टरनेट। मैं आपको समझा देता हूँ क्योंकि आगे भी काम आएगा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार देख लीजिए इधर, यहाँ पे आपको क्विकली समझा देता हूँ। बच्चों ये आपके पास दो लाइन्स होती हैं, दो लाइन्स इस तरह से जब काटती है एक दूसरे को, या फिर ये दो लाइन इस तरह से काटती है एक दूसरे को, इसमें क्या होता है जरा ध्यान से समझना। ये एंगल और ये एंगल अगर ये लाइन L1 है L2 है, आप देखोगे इस ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों एंगल एक ही तरफ बने, यानी एक इस तरफ बना है, दूसरा भी इस तरफ बना है, दोनों इंटरनल बने, दोनों अंदर बने, लाइन के बाहर नहीं बने, ऐसे नहीं बने, लाइन के बाहर नहीं गए, लाइन के अंदर आए हैं, तो इसे कहते हैं इंटीरियर एंगल। कैसा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों कह रहे हैं इसको? क्योंकि ये इंटीरियर पोजीशन पर है और अल्टरनेट जगह पर बने। आई एम रियली सॉरी, ये अल्टरनेट नहीं, ये कॉन्जिक्यूटिव पोजीशन पे बने, यानी एक ही जगह पर बने, यानी एक ही साइड बने हुए। जबकि अगर मैं बोलता हूं कि एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, अब इसको देखोगे दोनों इंटीरियर हैं अभी भी, लेकिन फर्क क्या है कि ट्रांसवर्सल लाइन के दोनों अल्टरनेट पोजीशन पे बने हैं, इसलिए दे विल कंसीडर एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इन्हें ऐसे कहते हैं। तो आपको एक बात समझ में आ गई? अब बस समझो, क्योंकि आज के क्वेश्चन में यूज होनी है बातें, इसलिए बता रहा हूँ, क्लास 9 की मैथमेटिक्स का ही चीज है, आप लोगों को बता रहा हूँ। बेटे अगर यहाँ पर गलती से भी कोई कहता है कि इफ L1 इज पैरेलल टू L2, अगर ये लाइंस आपस में पैरेलल होती तो उस समय ये अगर x है ये y है, तो इनके बीच में एक रिश्ता पैदा हो जाता, वो होता x प्लस वाई, हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। ये हमेशा नहीं होता बच्चों, दिस विल हैपन ओनली इफ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये लाइन आपस में पैरेलल, और आपके साथ वही खेल खेले जाते हैं अक्सर, इसका यूटिलाइजेशन भी वही होता है जब पैरेलल होती है लाइन, अदरवाइज आप यूज भी नहीं कर पाते। तो कोइंटीरियर एंगल्स, ये कोइंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं, ये सप्लीमेंट्री होते हैं ओनली इफ द लाइंस आर पैरेलल। इसी प्रकार से अगर यहाँ पर फिर से मैं कहता हूँ
इफ लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, तो इस बारी में आप डायरेक्ट कह पाओगे कि x बराबर y होता है, यानी कि इस केस में x और y आपस में बराबर होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा इस तरह के एंगल को हम कहते हैं कि z का जब शेप बन रहा है ये दोनों हम बराबर कहते हैं, हम कहते हैं z शेप बन रहा है। वो कहते ही इसलिए क्योंकि लाइन अगर पैरेलल होती है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल, इसीलिए आप कहते हो कि x बराबर क्या हो गया, यहाँ पर y हो गया। और जो मैं वहां पे बता रहा हूँ वो तब का है जब दो लाइन पैरेलल हो और एक एंगल ऐसे हो दूसरा एंगल भी ऐसे हो, ये x हो ये y हो, तो उस समय x प्लस वाई कितना होता है 180 डिग्री। इसे कहते हैं बच्चों को इंटीरियर एंगल, लोग इसे को इंटीरियर एंगल भी कहते हैं शॉर्ट, को इंटीरियर एंगल जिसे लोग कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल भी कहते हैं शॉर्ट में। तो आपको मैंने बेसिक फंडे बता दिए जो क्लास 9th की मैथमेटिक्स में थे, अब आपको बिल्कुल समस्या नहीं आने वाली। अब आप खुद देखिए खुद समझिए, क्या आपको नहीं लगता है ट्रांसवर्सल लाइनें हैं सर? क्या आपको नहीं लगता ट्रांसवर्सल साइड के इंटरनल पोजीशन पे दोनों बने हैं? बने सर। ऑल्टरनेट है कि कॉन्जिक्यूटिव है? ऑल्टरनेट है सर। अगर ये ऑल्टरनेट पोजीशन पर बने हैं, अगर आप कॉन्जिक्यूटिव भी सोचोगे तो भी 90 वो हो जाएगा, 90 तब भी 180 हो ही रहा है। आप वैसे भी समझ सकते हो, कॉन्जिक्यूटिव वाले रूल से भी समझ सकते हो, अगर आप यहाँ बना रहे हो तो ये भी 90 ये भी 90 180 मिला रहा है। अगर 180 बन रहा है इसका हो ना हो मतलब इसका यह है कि दोनों लाइन पैरेलल होगी। अगर आपको वैसे समझ नहीं आ रहा है ऐसे समझ लो, ये 90 ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। अगर ये एंगल्स इक्वल हैं तो तभी संभव है ये इक्वल हो पाना इनका, अगर ये लाइंस पैरेलल हो। इसका एक ही मतलब निकल के आ रहा है कि जो लाइन 1 है मस्ट बी पैरेलल टू लाइन 2। ये देखो पूरा का पूरा रीजनिंग बेस्ड है, कुछ भी नहीं है इसमें। आप समझ पा रहे हो? फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल दैट्स विद द हेल्प ऑफ ओनली दैट वी कैन से दिस, अदरवाइज वी कैन नॉट। आप सिर्फ और सिर्फ, मैं दोबारा एक बार रिकॉल करता हूं, इसमें ट्रांसवर्सल लाइन में आपने देखा कि जो ये ऑल्टरनेट पोजीशन पर बने हुए इंटीरियर एंगल्स है दे आर ऑफ इक्वल वैल्यू। अगर ये इक्वल एंगल्स बने हुए हैं इसका एक ही मतलब है कि लाइन मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। अगर लाइन पैरेलल नहीं होती तो ये एंगल इक्वल नहीं होंगे। अगर ये एंगल इक्वल हो रहे हैं, लाइन पैरेलल होगी, इसका मतलब ये हुआ कि द टेंजेंट्स ड्रॉन ऑन द सर्कल इन इट्स डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन विल ऑलवेज बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है ना? यानी कि किसी भी सर्कल के अगर आप डायमेट्रिकली ऑपोजिट पोजीशन पर पॉइंट्स लेते हो, उन पर टेंजेंट ड्रॉ करते हो, दैट ऑलवेज मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। ये इसका मतलब समझ में आता है बच्चों। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन अच्छा था जो मैंने भी कराया आपको, अब देखते रहो। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। यानी इसको आप समझने की कोशिश करो, मैं इसकी ज़्यादा प्रोसेस पे वैसे नहीं जाऊंगा, मैं आपको इसका लॉजिक समझाता हूँ, आप इसे करो आराम से। देखो इसका लॉजिक क्या है, जैसे अगर आपने देखा कि ये एक मान लेते हैं, ये आपने बोला कि सर ये एक मान लेते हैं टेंजेंट लाइन है, ये टेंजेंट है, और वो कह रहा है कि टेंजेंट पर जो ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर होगा दैट ऑलवेज विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। आप सोचिए कि ये अगर इसका एक परपेंडिकुलर, मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करी, मान लेते हैं परपेंडिकुलर लाइन मैंने ड्रॉ करी, दिस इज अ परपेंडिकुलर लाइन, ये एक मैंने परपेंडिकुलर लाइन बच्चे ड्रॉ करी टेंजेंट पर। अब इसमें हुआ क्या कि जो परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पर आई है वो बोल रहा है कि प्रूफ करो कि सेंटर से होकर पास करेगी। मान लेते हैं सेंटर यहाँ पर है और मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए हाँ ये सेंटर से होकर पास कर रही है। अगर मेरा अजम्पशन सही था तो कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिलेगा, और अगर मेरा अजम्पशन गलत है तो और कॉन्ट्राडिक्शन मिलना चाहिए। एक बार समझते हैं, अगर मान लेते हैं कि ये लाइन, मैंने माना कि ये लाइन सेंटर से होकर पास कर रही है, और अब सोचो, अब ये अगर सेंटर से होकर पास कर रही है वो एक अजम्पशन है, लेकिन अब सोचो ये सर्किल को क्या दिखाई दे रहा है, सर्किल को दिख रहा है कि यार ये तो ये तो रेडियस हो गया सर्किल को, तो यहाँ तक की लोग रेडियस नजर आ रही है, और वो जानता है कि रेडियस टेंजेंट पे 90 डिग्री होती है, तो सर्किल के अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री होना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग ये 90 डिग्री होना चाहिए था। तो अब 90 180 हो रहा है, और इससे ये समझ में आ रहा है कि अगर ये पॉइंट कुछ एक पॉइंट P बोल देता हूं, इस पॉइंट को कुछ मैं C बोल देता हूं, तो आपको यहां से ही समझ में आ रहा है कि जो PCO है, PCO विल बी कोलिनियर। आपको ये समझ में आ रहा है कोलिनियर, क्यों ऐसा क्यों मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो ना उसका सम कितना हो रहा है 180 डिग्री हो रहा है 90 तो ये अजम्पशन बिल्कुल सही आया, मतलब आपने जो माना था उसी के अकॉर्डिंग आया, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आया, क्योंकि आपने बोला था कि PCO, आपने मान लिया था कि एक ही लाइन में, आपने पहले से मान के चले ना आप, क्योंकि आपने कहा कि जो परपेंडिकुलर है मान लेते हैं O को मीट करता है, अगर करता है इसका मतलब ये हुआ कि कोलिनियर है, आपने ये अज्यूम किया, और आपने जब ये अज्यूम किया, जबकि आपने जैसे ही अज्यूम किया तो आपको इतना तो हक था बोलने का कि ये 90 डिग्री होगा क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था। बाकी का काम ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि वास्तव में जो रेडियस है दैट शुड ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये भी 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 180 हो गया, तो आपका जो अजम्पशन था वो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हुआ, सही हुआ साबित। इसका मतलब आपका अजम्पशन सही था, रॉन्ग नहीं था। तो आपने जो अजम्पशन लिया था कि जो PC है वो O को मीट करेगा, ये राइट है। इसका मतलब ये हुआ कि द परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन द टेंजेंट विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो सर्कल के सेंटर से ही पास करता है। ठीक है ना, इतनी सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है। और लॉजिकली भी सोचो ना, ये अगर परपेंडिकुलर होता ही हमेशा, इसे एक्सटेंड कर दोगे तो यही तो वो लाइन बन जाएगी, परपेंडिकुलर लाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस इतना, सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड द रेडियस। ये वही क्वेश्चन है बच्चों, फिर से उसी पर बेस्ड है। ठीक है ना, पाइथागोरस बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आप देखोगे द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, अगर सेंटर से कोई 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है,
इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है बच्चों वो 5 सेंटीमीटर है। देखते हुए चलिए प्लीज ध्यान से। बोलता है कि सेंटर इज, अच्छा नहीं, आई एम रियली सॉरी, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल at a distance from the circle, the length of a tangent from a point at a distance, हाँ अच्छा, द लेंथ ऑफ ओ माय गॉड, मैं समझ ही नहीं पा रहा था यार। ठीक है, अभी मैं समझा, देखो मैं समझाता हूँ आपको। ये लेंथ ऑफ टेंजेंट की बात कर रहा है, इसका लेंथ ऑफ द टेंजेंट कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा, जबकि अब वो ऐसे बता रहा है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट विच इज 5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम दी सेंटर, ये बता रहा है। यानी वो बोल रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना, लेंथ ऑफ टेंजेंट 4 सेंटीमीटर है, उस पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट का लेंथ 4 सेंटीमीटर है जो पॉइंट सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, यह कह रहा है वो। द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट, किस पॉइंट से, जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, उसका लेंथ 4 सेंटीमीटर है, ये बोल रहा है। तो सॉरी, तो ये बोल रहा है बच्चों, तो ये रेडियस हमें निकालना है। तो आपको समझ में आता है कि ये सर 90 डिग्री होना चाहिए। मैंने आपको बताया था इसके सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस होता है, तो आप समझते हो कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर के स्क्वायर ऑफ बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। हाइपोटेनस यानी 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आप आर स्क्वायर बोल लो, बेस आप 4 का स्क्वायर बोल लीजिए। तो आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 5 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर बच्चे 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, ये कितना निकला, 9 निकला। तो आर स्क्वायर अगर 9 निकला, इसका मतलब है कि आर बराबर 3 सेंटीमीटर रिजल्ट आपका आ गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि आर बराबर कितना आ रहा है, 3 सेंटीमीटर। आपका रेडियस कितना है बच्चों, 3 सेंटीमीटर है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जैसे बोल रहा है 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, प्लीज थोड़ा सा ध्यान भी रखना है इस क्वेश्चन का, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। लिख रहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, यानी 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, अगर एक ऐसा होगा तो दूसरा सर्कल भी ऐसा ही कुछ होगा, ये दूसरा सर्कल ऐसा कुछ होगा। तो मैं एक काम करता हूं कि अगर इफ दे आर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, तो एक छोटा है एक बड़ा है, तो मैं इसको थोड़ा छोटा करके इसके अंदर फिट कर देता हूं, ठीक है ना, और छोटा कर लेता हूं। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, ये देखो इसने बना दिया अपने आप कॉन्सेंट्रिक, इसका एआई काम कर रहा है बड़े जबरदस्त तरीके से। तो आपको दिख रहा होगा कि सर ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो गए। अब ये बोल रहा है कि इसमें रेडियाई 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, यानी एक बड़ा है तो 5 होगा छोटा वाला, यानी बड़े वाले को रेडियस को आर को 5 सेंटीमीटर ऐसे दिखा देता हूँ, छोटे वाले को मैं 3 सेंटीमीटर ऐसे दिखा देता हूँ। बोल रहा है द फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। यानी कि कॉर्ड क्या होता है बच्चों, जो सर्किल के किसी 2 पॉइंट को टच करके जाता है। जैसे सर्किल का एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो सर्किल के किसी 2 पॉइंट को टच करके गया, आपको दिखाई दे रहा होगा ये बड़े वाले सर्किल के लिए कॉर्ड की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों, क्योंकि बड़े वाले सर्किल के 2 डिफरेंट पॉइंट्स को ये टच को ज्वाइन करने से मिलकर बना है, और साथ में ये टच कर रहा है किसको, छोटे सर्किल को। मैं नहीं कह रहा, क्वेश्चन ने कहा था ये सब करने के लिए। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, लार्जर सर्किल का कॉर्ड का लेंथ बताइए जो टच करता है, विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। तो अब आप देखेंगे एक बात हुआ क्या है, जैसे इसका सर ये इतना है, ओ है मान लेते हैं। अब बच्चे थोड़ा ध्यान से समझना, अगर मैं ओ को ए से कनेक्ट करता हूं, अगर मैं ओ को बी से कनेक्ट करता हूं, इस तरीके से, ये बात आपको समझ में आती है। अगर मैंने ओ को ए से कनेक्ट किया और मैंने ओ को अगर किससे कनेक्ट किया बच्चों, बी से कनेक्ट किया, तो इस केस में मेरे पास ये बना रेडियस बड़े वाले सर्किल का। अब अगर हम समझने की कोशिश करें, जैसे ही मैं इसको इससे कनेक्ट करता हूं, जैसे ही मैंने इससे इसको कनेक्ट किया, अब देखते हैं चीजें कैसे कैसे क्या क्या हो पा रही है हम लोगों के लिए, ठीक है। तो मैंने कहा यार ये वाला तो 5 सेंटीमीटर हो गया, ये वाला भी 5 सेंटीमीटर है, कहीं ना कहीं ये वाला 3 सेंटीमीटर की तरह बिहेव कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो OC जो है, दिस इज अ रेडियस फॉर द सेकंड सर्कल, मतलब छोटा सर्कल, एंड दिस AB इज एक्टिंग लाइक अ टेंजेंट फॉर इट। AB क्या है, AB है कॉर्ड बड़े वाले सर्कल के लिए, लेकिन वही AB छोटे वाले सर्कल के लिए टेंजेंट की तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज इट इज जस्ट टचिंग टू द स्मॉलर सर्कल। अगर ये टच कर रहा है स्मॉलर, यानी कि दिस इज अ टेंजेंट फॉर स्मॉलर सर्कल, और ये यही चीज आपकी कॉर्ड है, कॉर्ड फॉर बिगर सर्कल। आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, एक ही चीज, आप दोनों नजरिए बदले, बस नजरे बदलोगे नजारे बदल जाएंगे। तो आप देखोगे कि अगर ये स्पीड वो है तो दैट मस्ट बी 90 डिग्री, इसका मतलब 90 डिग्री होना। अगर ये 90 डिग्री होना चाहिए तो काम 25 हो गया, क्योंकि अगर ये 90 डिग्री है, ये 5 है, ये 3 है, और ये 90 डिग्री है, ये 5 है, 3 है। आपको देखकर समझ में आना चाहिए कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है, देखकर। क्यों, क्योंकि इन दोनों, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आप समझो। अगर चलो मैं एक बार दिखा देता हूं, इन ट्राइंगल अगर मैं बोलूं OAC एंड ट्राइंगल OAB, ये आपको वैसे ही समझ में आ जाना चाहिए, लेकिन चलो मैं करके दिखा रहा हूं। OC बराबर OC दोनों में कॉमन है, आपको दिखाई देना चाहिए। अभी RHS बताया था मैंने आपको कॉन्ग्रुएंसी। इसी प्रकार से OA बराबर OB है, क्यों, क्योंकि वो दोनों की दोनों रेडियस है बड़े सर्किल की 5 सेंटीमीटर, दोनों बराबर है। इसी प्रकार से बेटे ध्यान से देखोगे अगर तुम लोग, तो तुम्हें पता चलेगा कि
कि एंगल सी बराबर एंगल सी 90 डिग्री ईच है, आप समझ पा रहे होंगे। अब आप खुद देखो यहाँ से आपका राइट एंगल्ड वाली बात सही साबित हो रही है। ये OC, ये जो OA और OB है, दे बोथ आर एक्टिंग लाइक अ हाइपोटेनस, वो बात सही हो रही है। और यहाँ से आपकी कोई एक साइड आपस में इक्वल है, RHS की बात सही हो रही है। यानी इसका मतलब आप सीधे कह सकते हो बाय RHS क्राइटेरिया, बाय RHS ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी, हम सिंपली कह सकते हैं कि ट्रायंगल OAC मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल OBC। मतलब इतना लंबा कहने का जरूरत नहीं है, तुम लोग जल्दी भी समझ गए होंगे, लेकिन चलो ठीक है, कर दिया हमने प्रॉपर वे में। 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो ऐसे करके रखना, और क्या। तो आप खुद भी समझ सकते हो कि सर जी अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें, ये 3 है, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो OA का स्क्वायर बराबर होना चाहिए OC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। तो OA का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, OC का स्क्वायर, OC को आने 3 का स्क्वायर, AC को आने बेटे निकालना था हमें, तो हम बोल सकते हैं 25 माइनस का 9 बराबर AC का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास 16 बराबर AC का स्क्वायर निकलेगा बच्चे। तो AC बराबर कितना आएगा, 4 सेंटीमीटर आएगा। दैट्स इट, खत्म हो गया। तो AC हमें कितना मिला, AC हमें मिला 4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से AC हमें कितना मिल गया बच्चों, 4 सेंटीमीटर मिल गया। सिंपल सी बात हो गई, AC हमारे 4। अब आप समझ ही पा रहे हो कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। वैसे भी समझ सकते हो 5 3 इसके साथ, ये 90 इसके साथ, तो ये 4 है बच्चे, ये भी कितना निकला 4। पूछा क्या था आपसे, बोला था फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर। लेंथ ऑफ द कॉर्ड बच्चे, लेंथ ऑफ द कॉर्ड कितनी है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड जो AB है, दिस इज नथिंग बट AC प्लस CB। और आप देख ही पा रहे हो AC भी 4 सेंटीमीटर होगा, वो भी 4 सेंटीमीटर होगा। आप समझ रहे हो ना, आप बोल रहे हो कि इसका यूज क्या किया। इसका यूज ये किया कि बाय सिंप्लिसिटी हम पता लगा पा रहे हैं कि AC का लेंथ और BC का लेंथ सेम है, ऐसा, जो कि इतना जरूरी नहीं है, आप ऐसे ही करते हैं, आप डायरेक्टली भी निकाल रहे हो, लेकिन ठीक है, ये भी एक सही तरीका माना जाता है। ताकि अभी तो क्या ना, मैं बोल के आपको कन्विंस कर दूंगा, आप लिखते समय कैसे कन्विंस करोगे किसी को, तो लिखते समय ऐसे कर दोगे तो ज़्यादा कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो AB बराबर बच्चों कितना आ गया आपके पास, 4 4 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। दैट्स हाउ यू हैव गॉट दिस वैल्यू। तो इतना सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ऐसे ही करना है। और ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रख सकते हो आप, इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के गलत करने के चांसेस आपके एग्जामिनेशन में बढ़ जाएंगे, ऑल्दो आप भले ही से सही कर लो। जब तक मैं आपको वो पॉइंट नहीं बताऊंगा जहां पर गलती होती है, तब तक आप इसे गलत करके आ जाओगे, एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा हाई चांसेस है। अब देखिए क्या होता है, जैसे बच्चों अगर आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से, तो लिख रखा है कि ABCD क्वाड्रिलेटरल है, जिसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल, नहीं क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब कर रहा है बेसिकली सर्कल को। बोला प्रूव दैट AB प्लस CD बराबर ये होगा। आपको इस पे बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं, मैं यूट्यूब में आप लोगों को कराता रहता हूँ, देखा करो जरा, ठीक है ना, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन। अभी फिलहाल क्या है कि आप देख रहे होंगे कि ये सब के सब आपस में क्या क्या है। बच्चों अगर ध्यान से देखो कि ये, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सर्कल पे, अगर आप सर्कल पे देखें, D इज एक्टिंग लाइक अ एक्सटर्नल पॉइंट एंड मेकिंग टेंजेंट्स। अगर ये टेंजेंट बना रहा है, एक टेंजेंट इसका ये बना बच्चों, ध्यान से देखो, एक टेंजेंट ये बना। इसी प्रकार से अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस इज एक्टिंग लाइक दिस, अगर ध्यान से देखोगे, दिस A इज एक्टिंग लाइक एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड मेकिंग अ टेंजेंट AS, और यहां से बना रहा है एक AP नाम का टेंजेंट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन, ठीक है, ये बना रहा है टेंजेंट। इसी प्रकार से बच्चे अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा तो आप बोलोगे C इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक अ एक्सटर्नल पॉइंट मेकिंग एन टेंजेंट, ये जो बनाया है इसने। इसी प्रकार से अगर आप थोड़ा सा और ध्यान लगा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा B से भी एक एक्ट कर रहा है एक एक्सटर्नल पॉइंट की तरह, which is making 2 टेंजेंट्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा मैंने एक कलरफुल क्यों किया इस पूरी कहानी को। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था कि dr मस्ट बी इक्वल टू ds, क्योंकि हमने पीछे थ्योरम पढ़ी, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू अ सर्कल। तो इसीलिए dr और ds हमेशा सेम होगा, क्योंकि वो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे टेंजेंट है। सिमिलरली भैया C ऑफ r बराबर क्या होगा, C ऑफ r बराबर होगा CQ के, और सिमिलरली आप देख सकते हो AS बराबर होगा किसके, AP के। और बच्चे आप ध्यान से देख सकते हो कि जो BQ होगा वो बराबर होगा BP के। ये बातें आपको शायद समझ में आ रही होंगी, BQ बराबर होगा BP के, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। बच्चों ये बातें जो आपको अगर यहाँ से समझ में आ रही हैं कि सर हाँ ठीक है मुझे समझ में आ रहा है कैसे कैसे क्या करना है, तो एक बार हम डिस्कस करते हैं इसमें। अब बच्चों ध्यान से देखो, dr और cr जुड़ करके क्या बना रहे हैं, DC बना रहे हैं। यही बात गौर करनी है, यानी dr cr का भाई है एक तरह से। ऐसे ही AS का भाई कौन है, AS का भाई AP नहीं है, AS का भाई SD है, AS का भाई SD है। तो AS का भाई SD है जो कि बिजी हो गया ऑलरेडी। आप देखोगे AS SD के पास जाना था लेकिन SD बिजी हो गया, तो अब क्या करेगा, आप AS से बोलेंगे आपका कुछ नहीं हो सकता, आप दूसरे आपको लिखने का जो तरीका है वो बदलना पड़ेगा, या तो अपना आपको AP बराबर AS लिखना चाहिए, क्योंकि हमने बोला AS आपका भाई कौन है, AS ने बोला मेरा भाई तो DS है, तब जाके पूरी साइड बनेगी। मैंने कहा तो आपकी सेटिंग ठीक नहीं हो रही, आप पलटी मरवा दो अपने आप को। तो इसने अपने आप को जैसे ही पलटी मरवाई, तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि पलटी मरवाई, तो ये हमारे लिए अब काम की चीज हो गई। मतलब फिलहाल मैं AS इज इक्वल टू AP
एपी ना लिख करके मैं, ऑल दो बातें दोनों एक ही है ना, लेकिन मैं ऐसा लिख रहा हूं क्योंकि अब ये मुझे फायदा दिलाएगा। यही मैं कह रहा था गलती करोगे आप, एपी बराबर एस, क्योंकि उस समय तो आपको नहीं पता होगा ना लिखते समय, क्योंकि एएस बराबर एपी लिखो, एपी बराबर एएस लिखो, एक ही बात है। लेकिन आपने इसकी जगह ये लिखना ज्यादा पसंद किया क्योंकि आपको एएस का भाई वहां मिल रहा था डीएस। अब देखो एपी का भाई मिल रहा होगा कहीं, एपी का भाई कौन है, बीपी है ना, वो मिल रहा होगा कहीं एपी का भाई, लेकिन बीपी यहां पड़ा हुआ, तो इसको भी रिक्वायरमेंट है, इसको भी ट्रीटमेंट की जरूरत है, यानी इसको भी फिर सही करने की जरूरत है। एपी के भाई को उसके नीचे ही लिखना पड़ेगा, बीबी बराबर बीक्यू। क्या आप मेरी बात समझे? अच्छा हुआ ये कि अभी हो गया। ऐसी गलतियां, क्योंकि अभी ना हो सकता है आप कोइंसिडेंटली यही लिखते तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती, फिर एग्जाम में आप ये लिख देते तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाती है समझने में। अब आपको कभी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि आपको भाइयों को ढूंढना है बस। तो अब आप समझ गए, अब तो बहुत ईजी हो गया। जैसे 1A 2A 3, अब एकदम बिंदास होकर के जोड़ दो क्योंकि सारे भाई सारों के पास है, ये दोनों भाइयों का आपस में सेटिंग है, इन दोनों भाइयों की आपस में सेटिंग है, तो आपको सीधे जोड़ देना है, कोई चक्करबाजी नहीं है। 1 2 3 4 बेटे ध्यान से इन दोनों चारों को जोड़ दोगे, आपको मिलेगा सबकी DR प्लस का CR प्लस का AP प्लस का BP। आपने सबकी लेफ्ट हैंड साइड जोड़ दी बहुत प्यार से, और इसी प्रकार से बेटे आपने यहां देखो DS प्लस का CQ प्लस का AS प्लस का BQ, देखो कितनी बढ़िया सेटिंग होगी। अभी DR और CR मिलके, दोनों भाई मिलकर के DR और CR मिलकर CD बनाएंगे या DC बनाएंगे। AP और BP बेटे देखो, AP और BP दोनों भाई मिलकर के AB बनाएंगे। अब रही बात यहाँ DS का भाई AS होगा, देखो ना यार DS का है, DS का है, DS का भाई AS, देखो क्या बना रहा है, AD बना रहा है। और इसी प्रकार से बच गया CQ और BQ, CQ का भाई कौन है, BQ है, मिलके क्या बना रहे हैं, BC बना रहे हैं। देखो बच्चे कितने प्यार से हो गया, देख रहे हो कितने प्यार से हो गया, ये इतने प्यार से ऐसे होती हैं चीजें, ऐसे करके इतने प्यार से चीजें करते हैं। AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC आ गया, इतने ही प्यार से, अदरवाइज उलझ के रह जाओगे। इस तरीके से चलोगे तो बहुत प्यार से आपको चीजें समझ में आएंगे। अल्टीमेटली AB प्लस CD ही है। प्लीज रीअरेंज कर देना, मुझे अजीब सा हो रहा है यार, अगर रीअरेंज ना करूँ तो बड़ा अजीब लग रहा है लिखने में। AB प्लस CD बराबर कितना हो गया, AD प्लस BC, वैसे ही फॉर्म में लिख दीजिए, ठीक है। तो इतने प्यार से बच्चों आप लोगों ने देखा कि कितने तरीके से अगर हम चीज़ों को करें सिस्टमैटिकली तो हमारे पास रिजल्ट्स एकदम से आ सकते हैं। बहुत प्यार से आगे बढ़ ले, आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, ये क्वेश्चन बहुत प्यारे क्वेश्चंस में से एक है, बहुत प्यारे क्वेश्चन। जो आप क्वेश्चन है जितने बचे हुए अभी, ये सारे बहुत प्यारे क्वेश्चन है। मैंने किसी भी क्वेश्चन को स्किप नहीं कर रखा क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो जरा ये कितना प्यारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बोल रहा है इन फिगर XY एंड XY डैश आर टू पैरेलल लाइंस, यानी कि दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा भी दिया जो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होने वाला है। तो XY इज पैरेलल टू X डैश Y डैश, ये एक बात समझ में आती है, ठीक है। ये बोल रहा है कि टू अ सर्कल विद सेंटर O अनदर टेंजेंट AB, एक टेंजेंट है, ये दो तो टेंजेंट थे ही, एक AB इज आल्सो अ टेंजेंट। अगर आप लोगों को दिखाई दे रहा हो, ऑब्वियसली दिखाई दे रहा होगा, ये अगर AB एक टेंजेंट अनदर टेंजेंट, हमने कहा चलिए ठीक है सर। बोल रहे हैं विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट C, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का C है, बोल रहे हैं इंटरसेक्टिंग XY को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज समवेयर एक्टिंग लाइक एन ट्रांसवर्सल लाइन फॉर XY एंड X डैश Y डैश के लिए। B बोला प्रूव दैट एंगल AOB इज इक्वल टू 90। बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन। इस एंगल को फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है हमें, इस एंगल को। बेटे देखो इसका अप्रोच समझो, बहुत प्यारा अप्रोच है, बहुत ज्यादा प्यारा। मैं आपको सीधे फंडा बताता हूं क्या आपको समझना है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि दो पैरेलल लाइंस होती हैं। ये अगर मैंने आपको ऑलरेडी पीछे बताया था कि अगर ये X है ये Y है, तो इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या होता है, X प्लस Y इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने आपको पीछे समझाया था कि इसे कहते हैं क्या कहते हैं इसे, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल, जिसे दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल। तो को बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव का शॉर्ट फॉर्म है। तो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स में रिलेशन होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का, लेकिन तभी हो सकता है जब लाइन L1 और L2 क्या हो, आपस में पैरेलल हो, अदरवाइज नहीं होता। इस केस में बहुत अच्छी बात है कि दोनों सच में पैरेलल हैं, ये दोनों ये ट्रांसवर्सल की तरह बिहेव कर रहा है। तो आप एकदम कह सकते हो कि ये एंगल्स, ये ध्यान से देखो बच्चों, बहुत प्यारी बात बता रहा हूं मैं आपको, मैं रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहा हूं, पीछे से स्टार्ट कर रहा हूं इस क्वेश्चन को। आप एकदम समझ सकते हो कि सर एक बात फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, मैं सीधे प्रूविंग पे आ रहा हूं, मतलब प्रूविंग पे आ रहा हूं। आप देखिए जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, मैंने सीधा ऑब्जर्वेशन दिया, फेंक के मारा। मैंने बोला ये जो P और ये A है, मतलब ये जो यहां से लेके यहां तक आएगा, इसको A पॉइंट कहता हूं। तो PAB कह लो, चलो PAB कह लो या PAC कह लो, कुछ भी कह लो, चलो PAC कह लो। PAC प्लस, यानी PAC में ये पूरा इंक्लूड हो रहा है, प्लस ये वाला QBC कह लो आप, QBC। मेरी बात समझ में आ रही है, QBC, ये दोनों एंगल क्या सम कितना होगा, 180 डिग्री। वाई इट इज सो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के बिहाफ पर, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल के बिहाफ पर। और ये आप तभी कह पा रहे हो क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल हैं, अदरवाइज नहीं कह पाते, बिकॉज द लाइंस आर पैरेलल एंड दैट AB इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल, सो दैट्स व्हाई वी कैन से, बिकॉज दे बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इन इंटीरियर, सो दैट्स व्हाई दे आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल एंड दे मस्ट बी दे मस्ट फॉलो सप्लीमेंट्री रूल, ठीक है ना, इसलिए दोनों के दोनों ऐसे। अब देखो कितने प्यार से हम चीज़ों को कवर करेंगे, बहुत प्यार से। अगर आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश
कोशिश करोगे बच्चों तो ही आपको बातें समझ में आ पाएंगी। अगर आप ध्यान से देखो ये AP जो दिख रहा है, और इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये AC आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा। क्या आपको नहीं लगता कि AP और AC बेसिकली एक्सटर्नल पॉइंट A से ड्रॉप किए गए टेंजेंट है सर्कल पर? अगर ये दोनों ड्रॉप किए गए टेंजेंट है, आपको एकदम से याद आ जाना चाहिए, सर हमने भी पीछे पढ़ा था, आपने इतने प्यार से हमें चीजें बताई थी, इतने प्यार से आप पढ़ाते हो, आपको समझ में आ रहा होगा कि सर आपने जैसे ही इनको पढ़ाया था, अभी सब भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ बच्चों। जो दिखा रहा हूँ सिर्फ इस पे फोकस कीजिए, जो दिखा रहा हूँ बच्चों प्लीज हो सके तो ना सिर्फ उस पे फोकस करना। देखो क्या दिखा रहा हूं मैं आपको बताता हूं, मैं आपको जो दिखा रहा हूं प्लीज उस पे फोकस कीजिए। मैं आपको दिखा रहा हूं सिर्फ और सिर्फ PACO पे फोकस कीजिए। अगर आप अच्छे से समझ रहे हो मेरी एक एक बात को तो आपको एकदम समझ में आना चाहिए, सर जी ये जो ब्लू कलर का आपने बनाया ट्राइंगल और सर जी जो आपने यहाँ पर ये येलो कलर का ट्राइंगल बनाया, दे बोथ मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बिकॉज वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड इट। हमने प्रूव किया था लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल प्रूव करने के लिए। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट A, APO एंड ACO मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। बहुत प्यार से समझ में आता है हमें, क्योंकि ये राइट एंगल है, ये आपका हाइपोटेनस सेम है और इनकी दोनों की साइड्स इक्वल है, OC और OP की रेडियस था। बहुत प्यार से, जरूरत नहीं है अब इसे प्रूव करेंगे, अदरवाइज अननेसेसरी लेंदी होगा। हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। इफ दे बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, तो कितने बच्चे नहीं समझते इस बात को कि सर ये वाला जो एंगल होगा इट मस्ट बी इक्वल टू दिस, आपने प्रूव करा था सर। ऐसे ही ये वाला एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस, आपने ये भी प्रूव करा था सर। तो फिलहाल के लिए अभी मैं अगर उस पर फोकस करूं तो सभी बच्चों को समझ में आना चाहिए, सर आपने प्रूव करा था कि दे बोथ मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि जो PAC एंगल का आधा है ये भी तो PAC एंगल का आधा है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट PAC एंगल का आधा एंगल। मैं कोई गलत नहीं कह रहा, ये भी PAC एंगल का आधा एंगल, लेकिन मुझे वैसे काम नीचे वाले से, क्योंकि मैंने पूरी कहानी देख ली ना, मैं समझ में आ गया, अभी समझाता हूं तुम लोगों को भी समझ में आ रहा है। तो ये PAC एंगल का आधा है, वो भी PAC एंगल का आधा है। PAC पूरे एंगल के आधे आधे में बटा ना, वो कितना प्यारा क्वेश्चन आ रहा है। अब इसी प्रकार से अगर आपको ये फंडा समझ में आया, बस सेम फंडे को अप्लाई करके अगर मैं इस ट्रायंगल पर एक नजरें मारना चालू करता हूं बच्चों, अगर मैं इस ट्रायंगल पर नजरें मारना चालू करता हूं तो आप ध्यान से देखो जो यहां पे हुआ। अब आप सारी चीजों को भूल जाओ, एक बार के लिए ऊपर का हिस्सा भूल जाओ, प्लीज नीचे के हिस्से पे फोकस करो। नाउ जस्ट फोकस ऑन द क्वाड्रिलेटरल BQOCB। BQOCB पे फोकस करोगे, आपको अगेन समझ में आएगा कि येलो ट्रायंगल एंड ब्लू ट्रायंगल मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट बाय अगेन RHS कॉन्ग्रुएंसी। इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, then this angle and this angle must be equal again बाय CPCT। अगर ये दोनों इक्वल होंगे बच्चों, अगर CPCT समझ नहीं आता, यूट्यूब मैंने भी 26-25 मिनट का एक हमारा वीडियो बनाया था, आप सर्च करना प्रणव पांडे ट्रायंगल करके ना, तो आपको समझ में आएगा, उसमें प्रॉपर मैंने बता रखा 9th क्लास का, ठीक है ना, अगर किसी का रह गया हो तो। अब अगर आप देखोगे कि दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू क्या, इसको आपने QBC कहा था, ये QBC का अगर मैं आधा कह दूं तो क्या आप लोग मुझे बोलोगे सर आप गलत कह रहे हो? अगर बच्चों मैं इसी प्रकार से बोलूं कि ये वाला जो है ये भी QBC का आधा एंगल है, क्या आप मुझे बोल दोगे सर आप गलत कह रहे हो, आपको नहीं आ रहा समझ में? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। QBC जो पूरा एंगल है उसका आधे आधे पार्ट में बटा हुआ, तभी तो कॉन्ग्रुएंसी वगैरह वगैरह। तो अब आपको पूरी कहानी में क्या समझ में आता है, आपको इसकी जरूरत नहीं है, आपको इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन द गिवन ट्रायंगल। आप सिर्फ एक ट्रायंगल पे फोकस करिए बच्चों, जिसको मैं हाईलाइट करने वाला हूं। अब आप सिर्फ फोकस करेंगे इस ट्रायंगल पे जो मैं बना रहा हूं, देखो आप सिर्फ फोकस करेंगे इस ट्रायंगल पे जो मैं अभी कंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, देखना जरा, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन दिस ट्रायंगल, जस्ट फोकस ऑन इट, जस्ट फोकस ऑन इट, जस्ट फोकस ऑन दिस ट्रायंगल विद अ बाउंड्री, ग्रीन कलर की बाउंड्री। अगर आप ऑब्जर्व करोगे इन ट्रायंगल, देखो इन ट्रायंगल क्या नाम है उस ट्रायंगल का, OAB है। अगर आप OAB ट्रायंगल पे फोकस करोगे, आप मुझे बताइए क्या एंगल O प्लस ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से का नाम मैंने डायरेक्टली लिख देता हूं, मुझे पता है PAC/2 मैंने इसको नाम दिया था। इसी प्रकार से बेटे इस वाले एंगल को मैंने नाम दिया था QBC/2। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, /2 ये क्या होना चाहिए 180 डिग्री। वाई इट इज सो आप मुझे बताएंगे बाय ASP एंगल सम प्रॉपर्टी, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। बिकॉज ऑफ दैट वी कैन सिंपली से कि ये जो O है, जब मैं O की बात कर रहा हूं आई एम कंसिडरिंग दिस होल, और यही O हमें निकालना है एंगल AOB। दिस इज बेसिकली एंगल AOB। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसे मैं एंगल AOB ही लिख देता हूं, एंगल AOB। अब आप मुझे बताइए ये जो चीज है, कांट आई जस्ट से कि एंगल AOB प्लस ये हाफ कॉमन लेके इनसाइड द ब्रैकेट आई एम लेफ्ट विद PAC प्लस का QBC एंगल एंड दैट इज जस्ट इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चे अब मेरे समझ चुके होंगे बात को। ये सर क्या, हम इसके बारे में पहली कहानी पढ़ चुके हैं कि PAC होल जो था, हमने कहानी अपनी रिवर्स इंजीनियरिंग चालू की थी, हमें पता है कि दैट इज 180 डिग्री। व्हाई इट इज सो, बिकॉज दिस AB इज एक्टिंग लाइक अ ट्रांसवर्सल फॉर द लाइन L1 एंड L2, सो देयर कॉन्जुगेटिव इंटीरियर एंगल मस्ट बी सप्लीमेंट्री इन नेचर, सो दैट्स व्हाई देयर सम विल बी इक्वल टू 180। अगर ये 180 होगा बच्चों, ध्यान से बताना, अगर वो 180 होगा तो 180 2 से डिवाइड होकर क्या 90 हो जाएगा, 90 बराबर 180। और बहुत प्यार से बताइए क्या अगर हमें समझ में आया कि नहीं आया, अगर नहीं आया तो आप
बता दो सर, नहीं समझ में आया, आपका पढ़ाई समझ नहीं आता कुछ। एंगल AOB बराबर 180 में से 90 जाएगा, कितना होगा? 90 डिग्री होगा। दैट्स हाउ यू हैव प्रूव्ड इट, दैट्स हाउ यू हैव प्रूव्ड इट बच्चों, दैट्स हाउ यू हैव प्रूव्ड इट। ठीक है ना, मजा आना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन हो गया बस हमारा काम बन गया, आपको लगना चाहिए हाँ यार क्या इंजीनियरिंग यूज की है, क्या मजा आया क्वेश्चन करने में, तो आपने प्रूव कर दिया इसे। ठीक है ना, प्रूव कर दिया आपने से, बहुत प्यार से ये प्रूव हो चुका है। ठीक है, दैट्स हाउ यू विल सॉल्व इट। इस प्रकार से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, किल करना था। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं बच्चों आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो गिवन क्या है क्या नहीं है, वो छोटी मोटी चीज़ें लिख दोगे यार, इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि इसकी ब्यूटी यहाँ पे। ठीक है ना, अगर हम बच्चों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें एक बार, मैं एक बार देखता हूँ चार्जिंग हो रही है कि नहीं हो रही है कैमरे की, क्योंकि मुझे शक हो रहा है थोड़ा सा ना। चार्जिंग हो रही है बहुत अच्छे से। बच्चे एक बार बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, प्रूव दैट द एंगल बाइसेक्ट बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम कॉन्टेक्ट। अब देखो मैं इसको नहीं कराऊंगा आपको, क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन वही कहना चाह रहा है जो मैं आपको ऑलरेडी प्रूफ करा चुका हूँ पीछे पे। अगर मैं आपको दिखाऊं ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी बहुत पहले से कहता रहा हूँ। इस क्वेश्चन को करने के लिए जो चीज़ का हमने इस्तेमाल किया था, ये वाली चीज़, इसकी बात कर रहा हूँ। सप्लीमेंट्री आपको प्रूव करना है, सप्लीमेंट्री आप बिल्कुल इस तरीके से प्रूव कीजिए सप्लीमेंट्री है। यहाँ पे कुछ भी x मान लो, अगर आप इसे x मान ले तो 110 को, तो आप खुद ही सोचो अगर आप इसको x मान लेते हो तो ये 90 90 180 होगा, 180 वहाँ से आके 180 बचेगा, तो x प्लस टी बराबर 180 आ जाएगा। हो गया ना प्रूफ, सप्लीमेंट्री एंगल हो गया ना प्रूफ। तो मैं चाहता हूँ आप एज अ होमवर्क करो इसे, मेरी बात समझ रहे हो आप, मैंने आपको समझाया भी है, आप बहुत प्यार से समझो। 90 90 180 है, तो दिस प्लस दिस मस्ट बी इक्वल टू कितना? 180 होना चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल प्रूव हो गया, बहुत प्यार से उसे करूंगा तो दोबारा से इसका मतलब समझा जाएगा कि हम लोग ध्यान से नहीं पढ़ाई कर रहे। ये हो गया, ठीक है ना, डन। दिस इज योर होमवर्क, ये आपका होमवर्क रहेगा ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको ऑलरेडी मैंने पीछे करा दिया। प्रूव दैट, प्यारा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल जो होगा, प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। जैसे अगर मैं बोलूं कि पैरेललोग्राम टाइप का इस प्रकार से मैं मान लूं, पैरेललोग्राम के अंदर है ना सर्कल, तो दिस इज समथिंग लाइक दिस। तो अगर ये आपके पास कुछ इस प्रकार की चीज़ है, अगर आपके पास कुछ इस प्रकार की चीज़ है, ये इस प्रकार की बच्चों आपके पास चीज़ है, कोई आपको बोल रहा है कि आपको ये प्रूव करना है कि जो पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब जो कर रहा है किसी अपने क्या नाम है इसका सर्किल को, तो आपको ये प्रूव करना है कि वो पैरेललोग्राम बेसिकली रोम्बस है। तो अभी ये बनाने पे मत आओ कि क्या है क्या नहीं है, क्या है पैरेलल, रोम्बस भी एक काइंड ऑफ पैरेललोग्राम ही होता है बाय द वे, लेकिन हमें प्रूव करना है। देखते हैं, मान लेते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम and these are the touching point of contacts, PQRS पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है। बेटे अगर आप ध्यान से देखो, जो हमें गिवन चीज़ है हमें वो ये कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ABCD एक पैरेललोग्राम है, ABCD अगर एक पैरेललोग्राम है, इससे मुझे ये समझ में आता है कि जो CD है दैट मस्ट बी इक्वल टू B है, ऑपोजिट एंगल्स। एंड सिमिलरली मुझे समझ में आता है कि जो AD है दैट मस्ट बी इक्वल टू BC। मुझे ये समझ में आता है कि आपको भी समझ में आता है, क्या आपको भी ये बात समझ में आती है कि सर आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कोई भी शक और गुंजाइश की तो इसमें बिल्कुल वो नहीं है, क्योंकि हमें पता है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम मस्ट बी इक्वल टू, दिस कंडीशन इज गिवन टू अस। नाउ व्हाट दे वांट अस टू प्रूव इट, दे वांट अस कि आप ये प्रूव कीजिए। हमने कहा क्या प्रूव करें, दे वांट अस कि आप ये प्रूव करें कि ये दोनों के दोनों जो आपस में है, ये दोनों के दोनों जो आपस में है, ये दोनों के दोनों जो आपस में है एक दूसरे के साथ कैसे है, ध्यान इधर उधर हो गया था, सॉरी यार, माफी चाहता हूँ। ठीक है ना, ये दोनों के दोनों क्या मतलब, ये कुल मिला के ये रोम्बस है। इफ इट इज अ रोम्बस, तो रोम्बस की चारों साइड बराबर होनी चाहिए। तो अगर आप ये प्रूव करने में सफल रहे कि CD का लेंथ AD के लेंथ के बराबर होगा, तो काम 25 हो गया, क्योंकि CD तो इसके बराबर तो है ही, ये इसके बराबर है ही। अगर आप इनको एडजेसेंट साइड को भी बराबर प्रूव कर सके तो वो आपका क्या बन जाएगा, रोम्बस, चारों साइड बराबर हो जाएंगी, क्योंकि CD तो AB के बराबर है। अगर CD AD के भी बराबर हो गया तो ऑटोमेटिकली CD BC के भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि AD BC बराबर है। तो आपको ये काम करना है बच्चों। देखो ये काम करने के लिए हम क्या करेंगे, आप मेरी बात पहले समझो, हाँ पहले क्वेश्चन समझो, उसके बाद आगे बढ़ना। क्वेश्चन ही समझ में आएगा आगे मत बढ़ना, रुकना, पॉज करना, आराम से समझना, जो मैंने बोला रिवाइंड करके 10 बार सुनना, समझ में आएगा। अब देखोगे D पॉइंट से अगर आप ड्रॉप करोगे बेटे, तो D से लेके P तक का, D से लेके Q तक का आपको दिखना चाहिए डिस्टेंस सेम है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स आर इक्वल, तो D से DP और DQ बराबर होना चाहिए। सिमिलरली A से बेटे AQ और AR आपका बराबर होना चाहिए। सिमिलरली पॉइंट B से BR और BS आपका बराबर होना चाहिए। और बच्चे सिमिलरली आप C से P और C से S का आपका डिस्टेंस क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये छोटी सी बातें क्या आपको समझ में आ पा रही है जो मैंने लिखी, ये मैंने बहुत प्यार से बातें लिख दी ये मेरी बातें समझ में आ भी पा रही है कि नहीं आ रही, बहुत प्यार से लिखी। ये सारी बात एक ही बात से निकल के आई है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट्स आर ऑलवेज इक्वल, तो ये वहां से निकल के आई है। 1 2 3 और 4 मेरे पास ये बन गए। अब सर अगर हम समझें कि हुआ क्या इस कहानी में, तो हम बोलेंगे सर हुआ ये है, हम बोलेंगे सर हुआ क्या इस कहानी में, इस कहानी को सॉल्व करते हैं तो हमें पता चलेगा यार कहीं ना कहीं हम अगर देखें, ध्यान से देखें, हमें कहीं ना कहीं अगर मुझे प्रूव करना है CD बराबर AD है वगैरह वगैरह, तो मैं एक बारी में जो मैं जानता हूं, जैसे मैं जानता हूं CD बराबर BA तो है ही, तो CD बराबर BA तो है ही, एक बारी में इन दोनों को सॉल्व करके देखता हूं। CD को अगर समझने की कोशिश करता हूं तो CD इज नथिंग बट व्हाट,
सी एक काम करते हैं ना, सीधे देखते हैं भाई भाई बन रहे कि नहीं बन रहे, यहीं से बात खत्म करते हैं। डीपी का भाई कौन है इस पूरी कहानी में? डीपी का भाई है सीपी। आपको दिख रहा होगा डीपी का भाई सीपी उसी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में बढ़िया इनका। एक्यू का भाई कौन है? एक्यू का भाई है सर जी, एक्यू का भाई डीक्यू है। एक्यू का भाई डीक्यू होना चाहिए, लेकिन वो तो वहां बैठा है, तो उसके साथ तो आप कर नहीं सकते हो, बिजी हो गए। तो फिर एआर को बोलेंगे, एआर और बीआर की सेटिंग सही बैठेगी, तो इन दोनों को रिप्लेस। आप मेरी बात समझ रहे हो? मैंने एआर को इधर लिख दिया, एक्यू को इधर लिख दिया। आप समझना जरा, आप लोग अकॉर्डिंगली शिफ्ट करोगे, क्योंकि हम पहले नहीं देखेंगे ये चीज, बाद में ही देखेंगे। अब समझ में आ रहा है कि सेटिंग सही बैठ रही है। एआर का भाई बीआर एक ही डायरेक्शन में। आप मेरी बात समझो, पीछे भी कराया था अभी। तो जैसे ही मैं 1 2 3 4 को ऐड करता हूं, जैसे ही मैं 1 2 3 4 को ऐड करता हूं, लेट्स सी व्हाट विल हैपन। जैसे ही मैं देखता हूं डीपी है, उसके बाद एआर है, उसके बाद बीआर है, उसके बाद सीपी है, गॉट इट। इसके बाद बच्चों मैं आगे बढ़ के देखता हूं, डीक्यू है, डीक्यू के साथ एक्यू है, फिर एक्यू के साथ बीएस है, और फिर सीएस है। मैंने इन सबको आपस में जोड़ दिया, बहुत सिंपल तरीके से कर रहा हूं काम, कोई नया नहीं है। डीपी और बच्चों सीपी, क्या मैं एक साथ लिख दूं कि ये हो गया सीडी? क्या मैं एक साथ लिख दूं? थोड़ा सा बुरा ना माने तो। एआर और बीआर को मैं सीधे ए बी लिख दूं, आप ऐसे भी समझ लो एआर बीआर मिलके ए बी बन रहा है, और ऐसे भी थोड़ा समझ जाया करो, कॉमन आ रहा है तो। यहाँ पे DQ और AQ AD हो गया बच्चे, और BS और CS सीधे सीधे BC हो गया। गॉट इट? नहीं आ रहा है समझ में तो देखो एक बार फिगर में, आपको सब समझ में आएगा। अब देखिए एक बार, CD और BA एक जैसे हैं, CD और BA एक जैसे। अगर CD और BA एक जैसे हैं तो मैं CD के प्लेस पे भी अगर BA ही डाल दूं, मतलब CD और BA या AB एक जैसे, तो CD के प्लेस पे अगर मैं AB डाल दूं, और AB तो था ही, इसी प्रकार से AD और BC एक जैसे है, AD और BC एक जैसे है। मैं अगर AD के प्लेस पे AD रख लूँ, BC के प्लेस पे भी AD डाल दूँ, तो क्या होगा? तो सर कुछ नहीं होगा, बस इतना मात्र होगा कि 2 टाइम्स ऑफ AB बराबर कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ AD। और सर इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा कि AB बराबर कितना हो गया? AD। अब देखते हैं ये क्या होगा, ये पक्का एडजेसेंट साइड्स होंगी, चेक करते हैं। AB AD का है, AB ये है सर, AD है, हो गया प्रूफ आपका। आपको लग रहा होगा कि सर ये आपने तो ये कहा था, एक ही बात है भाई, क्योंकि एडजेसेंट साइड है ना, क्योंकि CD असल में कौन है? CD ही तो असल में AB है, तो कहीं ना कहीं ले देगा कि सारी बातें सेम हो गई प्रूफ, क्योंकि आपने AB और AD कुल मिला के आपने एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूफ करा दिया। दैट्स इट ना, दैट इज इनफ। क्योंकि अब आपको पता है कि CD बराबर AD हो गया, CD बराबर AD, अगर देखो ना AD किसके बराबर था? BC के तो बराबर था, यहाँ लिख दो, ये चारों आपस में बराबर हो गए ना, क्योंकि CD BA के बराबर था, ये हो गया, AD बेसिकली BC के बराबर था, वो हो गया, चारों आपस में बराबर ही हो गए अल्टीमेटली। तो इसका मतलब क्या हुआ? हेंस ABCD इज अ रोम्बस। इसका मतलब क्या होता है कि जब भी कोई पैरेललोग्राम किसी को हमने इस तरह से बनाया कि वो सर्कमस्क्राइब कर रहा है सर्कल को, तो वो पैरेललोग्राम बेसिकली रोम्बस है। रोम्बस यानी कि उसकी जो चार, देखो ना आपने, मैंने बनाया भी तो वो नहीं बन पाएगा। मैं देखा आपने, मैंने ऑटोमेटिकली बना रखा है, मैंने हाथ से नहीं बनाया, तो वो भी बनाया जब उसने, तो वो भी इसी प्रकार से बना पाया, क्योंकि आप मेजरमेंट करो, दिख भी रहा होगा आपको मेजरमेंट से इक्वल लेंथ क्या, वो भी ऐसे ही बना पाएगा, नहीं बना पाएगा अदरवाइज वो। आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाहता हूँ? मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चों, आप इधर देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे ये सर्कल मैंने बनाया ना, जैसे इधर दिखाता हूँ आपको, ये देखो, इसको देखो, ये क्या करता है? जैसे मैंने इसके लिए बनाया ना, मैं इसको कहता हूँ मुझे सर्कमस्क्राइब कराना है सर्कल को, सर्कमस्क्राइब नहीं हो पाया। और जब मैं सर्कमस्क्राइब करा रहा हूँ मैन्युअली, जब मैं सर्कमस्क्राइब करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, अपने आप जब मैं इसको कम कर रहा हूँ तो वो भी अपने आप कम हो रहा है। जिस एंड पे वो सर्कमस्क्राइब हो रहे होंगे, टच कर रहे होंगे, अब तुम चेक करोगे, अगर तुम्हारे पास मेजरमेंट करने का चेक हो, तो जितना ये होगा उतना ही होगा। ये हो रहा है, ये टेक्निकली हो रहा है। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? ये हो रहा है अपने आप, ठीक है ना, मतलब ऐसा ही है, यही है लॉजिक। गॉट इट? आगे जैसे बच्चों ये क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है वैसे, ठीक है ना, एक बार इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। ये क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा एरर है, ये 6 की जगह 8 सेंटीमीटर है। कुल मिलाकर के एक सर्किल है, ये 6 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया कि फाइंड द साइड AB एंड AC, AB और AC साइड को बताइए। आप ये देखो, अगर ये दिख नहीं रहा होगा, ये 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ये 6 है बच्चों, ये भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। कुछ नाम दे देते हैं, जैसे इस पॉइंट को जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है P कहते हैं, इस पॉइंट को Q कहते हैं। ये 8 है तो ये भी 8 होगा, आपको समझ में आना चाहिए। क्यों होगा? क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होता है। बेटे अगर इसको मैं x सेंटीमीटर मान लूँ तो ये भी x सेंटीमीटर होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जिस चीज को मेरे से निकालने के लिए कहा गया, मुझे निकालने के लिए बोला गया AC का लेंथ, तो AC का लेंथ मेरे अकॉर्डिंग आ रहा है 6 + x सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बेटे मेरे से कहा गया दूसरी बात निकालने के लिए, जिसका नाम है AB, तो AB का लेंथ मेरे हिसाब से आ रहा है 8 + x सेंटीमीटर। तो पूरी कहानी का आंसर मिल जाएगा अगर x मिल जाए तो। इसीलिए x को फाइंड आउट करना पड़ेगा। दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब इसको करने के लिए एक स्पेशल चीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल्दो इसको करने के 2 मेथड है, बट स्टिल मैं आपको ये बता रहा हूं। आपने हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 9th मैथमेटिक्स में, उसका इस्तेमाल करते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई कह रहा है कि जो सेमी पेरीमीटर है, सेमी पेरीमीटर, या पहले यहां से चालू करो, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अगर आपको निकालना है तो वो कितना होता है? वो होगा AB + BC + CA, यही होता है। तो जैसे ही आप इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे तो आपके पास निकल के आएगा 8 6 14,
14 में जोड़ोगे 8 प्लस एक्स, देखो 14 में जोड़ोगे आप 8 प्लस एक्स, फिर 8 प्लस एक्स में जोड़ोगे 6 प्लस एक्स, यही आपका पेरीमीटर होगा। लेकिन बेसिकली हमें सेमी पेरीमीटर की रिक्वायरमेंट होती है जो कि पेरीमीटर का आधा होता है। इसका मतलब 14 8 कितना हुआ, 8 14 6 20 और 28, 28 प्लस जो 2x आएगा इसका आपको आधी की रिक्वायरमेंट है। यानी बच्चों क्या समझ में आया कि सेमी पेरीमीटर हो गया, दो कॉमन, आप इसमें दो कॉमन ले लोगे, अंदर बचेगा 14 प्लस का x अपॉन का 2। तो अल्टीमेटली आपको ये समझ में आ रहा है सर जी हमारा जो सेमी पेरीमीटर आया दिस इज 14 प्लस एक्स, यानी 14 प्लस एक्स सेंटीमीटर हमारा सेमी पेरीमीटर निकल करके आ रहा है। बहुत बेसिक तरीके से हमने इसको सॉल्व करा। अब इससे करते क्या है, हीरोन्स फॉर्मूला बेसिकली एरिया को फाइंड आउट करवाता है। मैं आपको अभी सारी चीजें दिख जाएंगी इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं रहा, मैं सोच रहा हूँ कि देख के ज्यादा समझ में आ जाएगा, बोल के खाली बात को खराब नहीं करते। अगर आपको दिखेगा जो एरिया होता है किसी भी सर्कल का वो होता है एस, सर्कल का नहीं ट्राइंगल का, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर एस पेरीमीटर है और ए बी सी उसकी ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, ठीक है ना, रिस्पेक्टिवली। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब आपको रिक्वायरमेंट है एस माइनस ए की, एस माइनस बी की और एस माइनस सी की, क्योंकि आपने बाकी चीजें तो निकाल ही ली है। अभी एस कितना निकला, 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स। ए कितना है, जैसे मान लेते हैं ये वाले को ए कंसिडर कर लो, इस साइड को आप बी कंसिडर कर लो और इस साइड को आप क्या कर लो, सी कंसिडर कर लो, ठीक है ना, 6 प्लस एक्स, ठीक है। तो आप देखोगे 14 प्लस एक्स में से 14 चले जाएगा, यहां पर आप देखोगे 14 प्लस एक्स में से माइनस करना है कितना, ये 8 प्लस एक्स है, आप ऐसे समझिए बात को। और यहां पर 14 प्लस एक्स जो बच्चों है उसमें से माइनस करना है 6 प्लस एक्स को। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा 14 14 कट गया, एक्स बचा। यहां सॉल्व करेंगे एक्स और एक्स कट गया, 14 में से 8 गया, 6 बचा। यहां सॉल्व करेंगे एक्स एक्स कट गया, 14 में से 16 6 गया, 8 बचा। तो 14 में से 6 गया, 8 बचा, आपके पास इनकी वैल्यू आ गई। तो आप सीधे बोल सकते हो फ्रॉम 1, अगर आप फ्रॉम 1 सीधे सीधे इसके वैल्यूज को रखते हो यहाँ पर, तो एरिया बराबर निकल जाएगा एस। कितना निकला था बच्चों, प्लीज ध्यान से देखना जरा, एकदम से आपको सब कुछ चीजें एकदम से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। क्या कर रहा हूं मैं, 14 प्लस एक्स, एस माइनस ए, एक्स निकला, वो 6 निकला और वो 8 निकला। जब आप 9th क्लास में पढ़ते हैं तो मैंने आपको तब बताया रहता है कि इसको सॉल्व करने के लिए तरीके से करा जाता है, अदरवाइज बच्चे उलझ जाते हैं इसके कैलकुलेशन में। उलझना नहीं है, बहुत प्यार से करना है। देखो कैसे, 14 लिखा हुआ ना, 14 प्लस एक्स, तो एक काम करो 8 6 जैसे 14 प्लस एक्स है तो 14 इंटू एक्स, 8 6 48। चलो मैं ना कुछ सिंपल सोचता हूँ, जैसे मैं क्या सोचता हूँ, देखो 8 6 कितना होता है 48, तो 48 को अगर आप रूट के अंदर रखोगे तो आप इसको 16 3 48 कह सकते हो क्या, तो 16 बाहर आएगा, 4 बनेगा। ये टेक्निक होती है करने की। तो इसका मतलब अगर आप समझो मैं कर क्या रहा हूँ, x टाइम्स 14 प्लस एक्स जो बचा, जो 48 है, 48 जो रूट के अंदर है उसको सीधे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्योंकि 16 3 और 16 बाहर आएगा, 4 बचेगा, अंदर 3 बच जाएगा। आप मेरी बात समझ भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, आनी चाहिए आपको समझ में, मैं एक एक चीजें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ। 48 को 4 रूट 3 बोल सकते हैं, रूट के 48 को, तो रूट 48 को 4 रूट 3 ही बोला। तो फिलहाल के लिए इससे ज्यादा मैं सॉल्व नहीं कर पा रहा, मैं इसे इतना ही रहने देता हूं, मुझे अभी आगे नहीं आ रहा सॉल्व करना। अब मैं आता हूं सर आगे पे, मैं बोलता हूं अभी मैं क्या कर सकता हूं, ये काम तो था एक बेसिक काम जितना करना था आपको। अब अगर आप समझने की कोशिश करो, ये जो चीज हुई है, अगर आप समझो इस एरिया को ट्राइंगल के आप ऐसे नहीं दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे। आप ये भी बोल सकते थे कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से इससे इसको ज्वाइन करा, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ये ज्वाइन करा। बच्चे आप ध्यान से देखना जरा मेरी बात को, जो मैं बताने जा रहा हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। अगर मैं इन सबको आपस में कनेक्ट करूँ, देखो ये इससे कनेक्ट करा, ये इससे कनेक्ट करा और ये वाला इससे कनेक्ट करा। अगर आप ध्यान से समझोगे उस कहानी में हो क्या रहा है, मैं आपको कलर करके दिखाता हूँ, कलरफुल चीजें अच्छी दिखाई देती हैं। ये हो गया, ये एक ट्राइंगल बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो, अगर आपको ध्यान से देखिएगा तो एक दूसरा ट्राइंगल आपको ये बनता हुआ नजर आ रहा है। बेटे अगर थोड़ा ध्यान से और देखिएगा दोबारा से तो आपको एक ट्राइंगल ये बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये 3 ट्राइंगल्स बेसिकली जो बने हुए हैं, ये कंप्लीट बड़े ट्राइंगल के एरिया को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो अगर मैं ग्रीन ट्राइंगल का या फिर मैं ऑरेंज ट्राइंगल का और ब्लू ट्राइंगल का एरिया निकाल पाता हूँ और उसको आपस में जोड़ देता हूँ, तो वही मेरा इस कंप्लीट एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक काम करने वाला हूं, ग्रीन वाले ट्राइंगल का एरिया निकालता हूं। तो एरिया ऑफ ग्रीन ट्राइंगल निकालने के लिए मैं बच्चों क्या करूंगा, ध्यान से देखो, आपको दिखना चाहिए कि सर दिस इज अ परपेंडिकुलर थिंग, दिस इज परपेंडिकुलर थिंग। व्हाई इट इज सो, क्योंकि दिस इज अ रेडियस एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। बच्चों ये क्या होगा, दिस इज अ रेडियस एंड रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ये चीज, एक मिनट, आपको दिख रहा है क्या, ये चीज क्या है, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये 90 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज अ रेडियस, और रेडियस क्या हम लोगों को पता है, क्या हम लोगों को रेडियस पता थी, और ट्राइंगल रेडियस 4 सेंटीमीटर। बेटे क्वेश्चन में देखा था रेडियस 4 सेंटीमीटर है। इसका मतलब अगर आप सिंपल सोचो, एरिया कैसे निकलेगा, हाफ इंटू बेस। इसका बेस कितने बेटे, ध्यान से 14, और हाइट की मतलब ये कितना हो गया, हाइट इसकी 4,
तो ये हो गया बहुत सिंपल, 2 दूनी 4 तो 28, एकदम देखो कितनी प्यार से 28 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया, बहुत प्यार से। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ, देखो कितना ईजी है ना, आपको लग रहा होगा कि बहुत ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऑरेंज का देखो कितना होगा, आप सॉल्व करेंगे, आप बोलेंगे हाफ इंटू बेस, बच्चे इसका ध्यान से बेस देखो कितना है, 8 प्लस एक्स इसका बेस है और हाइट इसकी भी कितनी है 4 है, तो 2 इसको 2 बार काटेगा, तो 8 प्लस एक्स टाइम्स 2 ऐसा कुछ रिजल्ट आ रहा है। आप चाहें तो फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, अभी के लिए फिलहाल मैं ऐसा ही लिख देता हूँ। फिलहाल बच्चे ध्यान से देखना, अभी हमारे पास आया एरिया ऑफ ब्लू ट्राइंगल। जब हम ब्लू ट्राइंगल को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें समझ में आएगा हाफ ऑफ इसका कितने है सर, 6 प्लस एक्स बेस है एंड दिस इज एक्टिंग लाइक अ हाइट विच इज अगेन रेडियस, तो ये कितना रहेगा 4, तो आप देखोगे 2 दूनी 4, तो 2 टाइम्स ऑफ 6 प्लस एक्स, इसका आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ध्यान से समझ सकते हो कि जो कंप्लीट एरिया होगा, दैट कंप्लीट एरिया दैट ए मस्ट बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेड, एरिया ऑफ ऑरेंज, एरिया ऑफ ग्रीन का जो कॉम्बिनेशन है, जो सम है। अगर आप देखोगे हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, रेड वाले का कितना आया बच्चे, ध्यान, रेड तो कोई था ही नहीं सर, ऑरेंज ब्लू और ग्रीन था, 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 तो ब्लू वाले का एरिया कितना है, 2 छक्के 12 और 2x का 2x। ऑरेंज का कितना है सर जी, और 2 अट्ठे 16 और उसके बाद 2 इंटू एक्स, और उसका कितना है सर जी, आप ध्यान से देखिए 28। अगर आप इन सबको ऐड करते हो तो आपको समझ में आएगा 12 16 12 12 24 और 6 कितना होता है, नहीं 28 नहीं 12 12 24 और 24 और 4 28, हाँ 28 और 28 बच्चे कितना हो गया 56। आप मेरी बात समझ रहे हैं, 28 28 कितना हो गया 56 हो गया, और 2 2 कितना हो गया 4x हो गया। तो आपके अकॉर्डिंग ये एरिया निकल रहा है इतना, आपके अकॉर्डिंग निकला ये एरिया इतना। हीरोन्स फॉर्मूला ने कहा था ये फॉर्मूला होगा इतना। आप मुझे बताओ दोनों सही कह रहे हैं, क्योंकि ये कैलकुलेशन भी गलत नहीं कह रहा, क्योंकि आपको दिख रहा है अगर ग्रीन को ऑरेंज को ब्लू को मिलाएंगे कंप्लीट एरिया बन रहा है, और उसने भी जो एरिया निकाला फ्रॉम हीरोन्स फॉर्मूला उसने भी सही निकाला, तो गलती कोई भी नहीं कर रहा। अगर गलती कोई नहीं कर रहा तो फ्रॉम 1 and 2 दे बोथ मस्ट बी इक्वल, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 1 and 2 मतलब 1 मस्ट बी इक्वल टू 2 है ना, तो इसका मतलब क्या होगा कि 56 प्लस जो 4x होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू व्हाट माय डियर, 56 प्लस जो 4x होगा दैट मस्ट बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ दिस, 4 टाइम्स ऑफ ये देखो 3x इंटू 4, तो 3x इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 14 3 42x, 14 3 42x, और वो कितना जाएगा 3x स्क्वायर। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, 3x से मल्टीप्लाई किया। अब आप क्या करो बच्चों, एक बार में थोड़ा सा ना, अब ये कैलकुलेशन क्यों इतना हैवी जा रहा है, वाई इज़ इट सो, ये कैलकुलेशन हैवी क्यों जा रहा है यार, हैवी क्यों जा रहा है कैलकुलेशन, क्योंकि अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर, चलो फिलहाल मैं करता हूँ जो मैं कर सकता हूँ, इसमें से 4 को कॉमन ले लेता हूँ, 4 कम 4 4 चौके 16, और यहाँ पे x बचा 14 प्लस एक्स बराबर का 4। हाँ देखो आप समझ में आया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, मुझे ऐसे ही लिखना चाहिए 14 प्लस एक्स टाइम्स कितना बेटे 3x, ठीक है ना, ऐसा करके गॉट इट। वही चीज़ को मैंने वापस रीराइट करा। अब आप देखोगे यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको आप ऐसा लिख सकते हो 14 प्लस 3x रूट के अंदर, और फिर एक और बार रूट के अंदर 3x अलग करके। इससे मुझे ये फ़ायदा हो रहा है कि ये दोनों लोग कम से कम एक जैसे मुझे नज़र आ रहे हैं, कुछ तो इन दोनों में सिमिलैरिटी है। थोड़ा सा मुझे नेक्स्ट पेज लेना पड़ेगा ताकि मैं कैलकुलेशन कर सकूं। फिलहाल के लिए बहुत अच्छी बात समझ में आ रही है, 4 तो कट गया बहुत सुंदर तरीके से, और मेरे हिसाब से काम ही खत्म हो गया, अब तो बहुत ईजी तरीके से सॉल्व हो जाएगा चीज़ें। मैं एक काम करता हूँ, आप मुझे थोड़ा सा स्पेस लेना पड़ेगा बच्चों, मैं थोड़ा सा स्पेस लेने के लिए इसको कॉपी कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि आप समझ सकेंगे इस बात को, ठीक है। मैंने थोड़ा सा स्पेस लेने के लिए कॉपी किया, पीछे सारी चीज़ें एज इट इज़ रखी हुई हैं, आप चिंता मत करना, ठीक है ना। मैं बाकी की चीज़ इरेज कर देता हूँ, मैं बाकी की चीज़ इरेज कर रहा हूँ, पीछे बाकी सारी चीज़ आपको नोट्स में मिल जाएगी, सो प्लीज़ डोंट वरी। ये कैलकुलेशन, इसका वाला जो कैलकुलेशन है इसको मैंने इरेज नहीं करा, वो स्लाइड में रहा, और बाकी की चीज़ को मैं बहुत प्यार से, क्योंकि अब मुझे कोई टेंशन नहीं है अब कैलकुलेशन का, है ना, क्योंकि अब जगह है मेरे पास। 14 प्लस एक्स हो गया बराबर में बच्चे, वहाँ पे कितना आ रहा है, रूट के अंदर 14 प्लस का एक्स, एक्स ही है ना, वो 3x नहीं है, वो 3x नहीं है, आपने देखा ना, दैट इज 14 प्लस एक्स, 14 प्लस एक्स ही, आप समझ भी पा रहे होंगे, सारी बातें आपकी आंखों के सामने है, और ये रूट 3x है। अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर करते हो तो इट विल बी लाइक 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे यू आर लेफ्ट विथ 14 प्लस एक्स इंटू 3x ओनली, ठीक है। अभी आप फाइनली बोल सकते हो कि 14 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 3x टाइम्स 14 प्लस एक्स इक्वल टू 0। बच्चे आप बोल सकते हो कि 14 प्लस एक्स सर कॉमन लिया जा सकता है, इनसाइड द ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विथ 14 प्लस एक्स माइनस का 3x इक्वल टू 0। आप बोल सकते हो कि इधर 14 प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक बात जिससे आपका x बराबर माइनस 14 निकल रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि x नेगेटिव हो रहा है, अच्छा नहीं लगता, ठीक है ना। अभी 14 प्लस ये कितना हो गया, 14 माइनस का 2x बराबर का 0, एंड फ्रॉम हियर यू आर गेटिंग 2x इक्वल टू 14 विच इज गिविंग यू व्हाट, x इक्वल टू 7 एज अ रिजल्ट। तो x 7 सेंटीमीटर होगा, तो हाँ ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि x 7 सेंटीमीटर हो गया, ये हो गया 7 सेंटीमीटर, ये भी हो गया बच्चे कितना 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ने क्या पूछा था आपसे, अब पूछा था लेंथ क्या होगा इनका, तो हमने ऑलरेडी पहले डिफाइन किया था पिछली स्लाइड में, आपको याद होगा। AC बराबर हम आराम से कह सकते हैं अब प्यार से कि जो AC था दैट वाज नथिंग बट व्हाट, AC था x प्लस 6
और जो ए बी था बच्चे वो कितना था x प्लस 8। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है ना। अब कुछ मत करिए, x की कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को एक एक बार रख लीजिए, 7 प्लस 6 और यहाँ पे रख लीजिए 7 प्लस 8, यहाँ से निकल के आएगा 15, यहाँ से निकल के आएगा 13। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को किल कर दिया। ये सेंटीमीटर हो गया, ये भी सेंटीमीटर हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से हमने करा, अच्छा कैलकुलेशन है, मतलब ऐसा नहीं है, हैवी नहीं है कैलकुलेशन, वास्तव में आई स्वेयर हैवी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है अभी। बस मुझे तो थोड़ा ये है कि थोड़ा सा जगह वहाँ पर पीछे, अदरवाइज एक ही स्लाइड में आपको दिख जाता और बेहतर समझ में आता, ठीक है ना। बाकी देखो, मैंने पहली जब मैं करवाता हूँ 9th क्लास में बच्चों को, मैं यही कहता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को हीरोन्स फॉर्मूला के कैलकुलेशन का अप्रोच समझ नहीं आता, वो एकदम से कर देते हैं, करना नहीं होता कैलकुलेशन, रुक रुक के संभल के कदम बढ़ाना होता है एकदम से। अब ऐसा नहीं कि यहाँ खोल दिया 14 3 42 वो कर दिया, इसलिए देखना पड़ता है कि यार नहीं, थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन होगा। इसलिए स्मार्ट कैलकुलेशन खेलने के लिए बच्चों प्लीज़ थोड़ा तरीके से देखा करो, अननेसेसरी मल्टीप्लाई मत क्या करो, रूट के अंदर की चीज़ को बाहर निकाला करो। ये मैंने बहुत प्यार से समझाया, बहुत बार समझाया, बहुत क्वेश्चन कराए थे मैंने इसके 9th में ना, कराता हूँ मतलब, समझ में आ रही बात। तो ए बी ए सी का लेंथ आपका निकल गया ना बच्चों। अभी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जैसे ही क्वेश्चन है, प्रूव दैट ऑपोजिट्स हैव अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। बेटे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि प्रूव दैट ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग। अब देखो एक बात तो आपको समझ में आनी चाहिए, क्या अभी हमने कुछ प्रूव किया था कि नहीं किया था? अभी हमने प्रूव किया था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को सर्कमस्क्राइब, अगर क्वाड्रिलेटरल किसी भी सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है तो वो क्या होता है? कुछ नहीं बोल सकते आप, जब तक कि वो पैरेललोग्राम ना हो। अगर वो पैरेललोग्राम है क्वाड्रिलेटरल, तब तो वो रोम्बस होगा, अदरवाइज कुछ नहीं कह सकते। फिलहाल ये कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, अगर ये ए बी है मान लेते हैं, और ये इस प्रकार से सी डी है, उसने मान लेते हैं ये पॉइंट पी है बेटे, ये मान लेते हैं ये क्यू है और ये मान लेते हैं आर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना जरा क्या कह रहा है। बोल रहा कि प्रूफ कीजिए कि जो इसमें ऑपोजिट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल होती है दैट विल मेक अ सप्लीमेंट्री एंगल, यानी कि सबटेंड करती है सप्लीमेंट्री एंगल एट दी सेंटर। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ सर कि अगर इसका यहाँ पर कहीं पर सेंटर लाई कर रहा है, लेट से ओ, तो इसको प्यार से समझो, ये कहना चाह रहा है कि ये, अगर आप ध्यान से देखना प्लीज, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा प्यारा क्वेश्चन है, आपको मजा आएगा। ये जो ऑपोजिट साइड, अगर मैं सीडी को कंसिडर कर रहा हूं, मतलब एक सीडी एक साइड को मैंने कंसिडर किया, तो CD की ऑपोजिट साइड बेटे ध्यान से देखो कौन है? AB है, AB है, ध्यान से देखो, आई एम सॉरी, ध्यान से देखो कौन सी है? AB है। तो आप देखोगे कि CD की जो ऑपोजिट साइड है वो कौन सी है? AB है। तो अगर आप देखते हैं कि CD और AB आपस में ऑपोजिट साइड्स हैं, तो वो दोनों के एंगल्स आपस में सप्लीमेंट्री हो रहे हैं। दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव। वी नीड टू प्रूव दैट एंगल DOC प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है ना। और इसी प्रकार से ऑपोजिट वाले के लिए, इसी प्रकार से इनके लिए भी, इसी प्रकार से ऐसे भी सिमिलरली COB प्लस DOA बराबर 180 डिग्री। आप पहले क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करो, तब जाकर के आंसर पे आना। पहले समझो कि क्या था। क्या आप समझ पा रहे हैं? जो मैंने स्टेटमेंट लिखे हैं, तो आपको समझ में आनी चाहिए कि सर ये वाला एंगल या फिर ये वाला एंगल आपस में 180 डिग्री हो। हाँ, अब शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, हम क्या कर रहे हैं, मैंने इसको सबको कनेक्ट कर लिया, इसको इससे कनेक्ट कर लिया, मैंने इसको इससे कनेक्ट कर लिया, मैंने इस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर लिया, मैंने इस पॉइंट को इससे कनेक्ट कर लिया। गॉट इट। अब मैं फिलहाल के लिए इन लोगों को थोड़ी देर के लिए हटा देता हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए कहा था। अब बच्चे मैं एक काम करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे A नाम देता हूँ, मैं इसे B नाम देता हूँ, इस एंगल को C नाम देता हूँ, इस एंगल को D नाम देता हूँ, इस एंगल को E नाम देता हूँ, इस एंगल को F नाम देता हूँ, इस एंगल को G नाम देता हूँ, इस एंगल को H नाम देता हूँ। आप में से कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H ये 360 डिग्री होना चाहिए? क्योंकि सर्कल किसी पॉइंट के अराउंड आपने कंप्लीट रिवॉल्यूशन लिया, दैट मस्ट बी 360 डिग्री। ये समझ में आता है क्या? हमें आ रहा है? अगर हमें समझ में आ रहा है, क्वेश्चन किल हो गया। अब आप ऑब्जर्व करो, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट दे ऑल आर एक्टिंग लाइक एन एक्सटर्नल पॉइंट, D इज एक्टिंग लाइक एन एक्सटर्नल पॉइंट, C इज एक्टिंग लाइक एन एक्सटर्नल पॉइंट, A इज एक्टिंग लाइक एन एक्सटर्नल एंड दिस इज एक्टिंग लाइक एन एक्सटर्नल पॉइंट। व्हेन यू आर सीइंग फ्रॉम द साइड ऑफ D, मतलब D की नजरों से देखोगे, तो ये वाला जो ट्रायंगल है, मेरे भैया प्लीज बात को ध्यान से समझना जो मैं बता रहा हूं, ट्रायंगल 1 और 2 क्या है आपस में? कॉन्ग्रुएंट। आप देखो एक्सटर्नल पॉइंट कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दे मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट। इसी प्रकार से आप देखोगे 3 और 4 मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट, सी की नजरों से देखो। 5 और 6 मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट माय डियर, बी की नजरों से देखो। एंड 7 और 8 मस्ट बी कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। प्लीज ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ, बहुत सिंपल चीज बोल रहा हूँ, मैं प्रूव करवाते हुए आ रहा हूँ पीछे से। मैंने आपको दिखा दिया एक्सटर्नल पॉइंट से ये जाएगा, आप जानते हो RHS से कॉन्ग्रुएंसी हो रही है, हमने बहुत प्यार से पढ़ा। अगर नहीं पढ़ा अपने प्यार से, आपको नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आना भी चाहिए। फिर ये टेस्ट है आपका कि आप अभी तक कितनी देर से जब मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। अगर आपकी चीज समझ नहीं आ रही, नहीं पढ़ रहे हो, अगर आ रही है बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड, शाबाश। तो अगर आप देखोगे तो यहां से आपको ये समझ में आया H बराबर A है, फिर भाई इसका मतलब B बराबर C है, इसका मतलब सर जी D बराबर E है, इसका मतलब सर जी D बराबर E है। तभी मैंने पहले लिख दिया, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे कौन किसके साथ क्या था, ठीक है ना। पहले मैंने लिख दिया।
मैंने वैसे कोशिश की थी पहले कि कलर थोड़े से अलग पेयर वालों की एक साथ रखूँ, जैसे रेड रेड येलो येलो, इसका अलग रखना था मुझे। अभी फिलहाल आप समझ रहे हो, एक ही नज़र से 7 और 8 एक जैसे हैं और 5 और 6 एक जैसे हैं, यानी डी और ई एक जैसे हैं, एफ और जी एक जैसे हैं। बच्चों समझ में आ रहा है यार? कुछ नहीं आ रहा या मैं आपको उलझा तो नहीं रहा हूँ? गलत तो नहीं पढ़ा रहा मैं आप लोगों को? प्लीज़ बता दो यार, ठीक है? गलत तो नहीं पढ़ा रहा हूँ? ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों, देखो अब आपको क्या करना है। अब आपको ना ध्यान से देखो, जैसे आपने ना एक बारी के लिए कसम खा ली कि मैं ए बी सी डी को नहीं, मतलब एक बारी के लिए आपने कसम, क्योंकि ना मैं कहना चाहता हूँ, देखो मैं क्या कहना चाहता हूँ, जैसे ए है ना, ए एच के बराबर है, ए एच के बराबर है, तो जो जिसके बराबर है उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बी सी के बराबर है, यानी बी और सी आपस में बराबर है एक दूसरे के। उसके बाद डी और ई एक दूसरे के बराबर है, किसी भी एक को, दोनों में से किसी भी एक को हाईलाइट कर दो, डी को कर लो या ई को कर लो। एफ और जी एक दूसरे के बराबर, किसी भी एक को हाईलाइट कर लो, इसको कर लेता हूँ। अब जिनको हाईलाइट किया उन्हें फिलहाल नहीं छेड़ता हूँ, जैसे ए बी को ऐसे लिखता हूँ, जिसको हाईलाइट किया था सी को, उसको देखता हूँ किसके बराबर था, बी के बराबर था। डी को वैसे ही रखता हूँ, ई को देखता हूँ जिसको हाईलाइट किया था किसके बराबर था, डी के। एफ किसके बराबर था, जी के। जी हाईलाइट नहीं कर रखा, छोड़ दिया। एच हाईलाइट किया था इसलिए देखता हूँ किसके बराबर है, ए के बराबर 360। ऐसे करो, अपने अपना स्टाइल है बच्चों करने का, ठीक है? मुझे ऐसे समझ में आता, मतलब कैसे भी समझ में आ सकता है। मैंने पहले उन्हें हाईलाइट कर दिया, जिनको हाईलाइट किया फिर उन्हीं को रिप्लेस किया, सिर्फ बाकी को जिन्हें हाईलाइट नहीं किया तो उन्हें एज इट इज लिख दिया। अपना अपना स्टाइल है। अब आप देखोगे ए 2 बार दिखाई दे रहा है, बी 2 बार दिखाई दे रहा है, आपको जी 2 बार, डी 2 बार। अगर आप ध्यान से देखोगे 2A 2B 2G 2D बन गया बच्चे। यहाँ पे ध्यान से देखना जरा, ये मेरा इजाद किया हुआ टेक्निक है ये, और बहुत अच्छा रहता है। अदरवाइज बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत होती है इस क्वेश्चन करने में, अजीब अजीब तरीके से करते हो। ये तरीके से करोगे तो मुझे नहीं लगता आपको दिक्कत होनी चाहिए। ए प्लस बी प्लस जी प्लस डी बराबर कितना हो गया बच्चे, 180 हो गया। तो ये हो गया। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखिए, अब ए प्लस बी कौन है? असल में ए प्लस बी वही है जिनको आप फाइंड आउट करना चाहते थे पहले। ए प्लस बी वही लोग हैं, अगर इसको आप इस लैंग्वेज में लिखो। और इसके भाई लोग कौन है? ए प्लस जी के जो ऑपोजिट लोग कौन है? एफ प्लस ई है। अगर आप ध्यान से देखो तो ए प्लस बी प्लस एफ प्लस ई, आप ये प्रूव करना चाहते थे। आपने ऑलमोस्ट पहुंच तो गए ए प्लस बी, लेकिन जी प्लस डी वहां एफ प्लस ई है, तो कोई बात नहीं, जी एफ था। देखो नहीं आ रहा तो पक्का वो रिप्लेसेबल है, जी एफ ही था, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। और वो ई आना चाहिए था ना, हमारा डी आ रहा, कोई बात नहीं, डी ही तो ई था, बस हो गया। अगर ऐसे करोगे ना बच्चे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप कुछ भी कर लो, आप आंखें बंद करके भी करोगे ना, सो के भी करोगे ना, क्वेश्चन जवाब आएगा आपका। तो आपने कहीं ना कहीं प्रूफ कर दिया कि जो DOC है, आपने कहीं ना कहीं प्रूफ कर दिया जो DOC है एंगल, DOC जो एंगल है दैट इज AOB के सम के साथ उसका सप्लीमेंट्री एंगल हो गया वो। ठीक है बच्चे, एक बार देख लो ध्यान से प्लीज। समझ नहीं आया मुझे एक बार बता देना, अगर समझ नहीं आया तो, ठीक है ना? हाँ मुझे बता देना एक बार, इतने प्यार से हो गया, ठीक है? यहीं से अगर आपको ना एक बात मैं बताऊं, अगर मैं यहीं से बताऊं, देखो ए क्या है, एच है ना एक तरह से, और ए एच है ना एक तरह से, देखते हुए चलो आप, ठीक है? ए एच है, ए एच, एक बात मैं बोल रहा हूँ, ए एच है और ये जी को इसके साथ लिख दो एक बारी के लिए। और यहाँ क्या बच गया, बी प्लस डी ना बेटे, क्या बच गया, बी प्लस डी ना, ठीक है? देखो बी को क्या बोल सकते हो, सी बोल सकते हो, बी को सी बोल सकते हो। अगर मैं बी को सी बोल देता हूँ, डी को डी रहने देता हूँ, अभी भी ये 180 आ रहा है। अब आप ऑब्जर्व करोगे अभी भी बात सही है, एच प्लस जी ये वाले लोग हैं, सी प्लस डी ये वाले लोग हैं। करने का तरीका है, बहुत प्यारी टेक्निक बोल रहा हूँ मैं कोई रट्टे मार के नहीं बोल रहा बच्चों, आप इसलिए प्लीज मेरी बात को समझो, अप्रिशिएट करो इस टेक्निक को जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी है, ठीक है ना? आपने दोनों तरीके से कहीं ना कहीं प्रूफ करके दिखा दिया कि सर जी बिल्कुल सही बात है कि किसी भी क्वाड्रेटल को कोई भी क्वाड्रेटल जो सर्कल को सर्कमस्क्राइब करता है, उसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं दे विल डेफिनेटली मेक सप्लीमेंट्री एंगल, वो सप्लीमेंट्री एंगल बनाती है, ठीक है? तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस अपने चैप्टर को कर लिया, बहुत प्यार से हमने किया। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा, पूरा सर्किल का हमने पूरा का पूरा ऑपरेशन कर दिया। इसी तरीके से हमारे आगे के चैप्टर्स को हम करने वाले हैं, पीछे का आप करते हुए आ रही होंगे। एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से देते हुए चलो एग्जामिनेशन, अच्छे से तैयारी करो, जो भी चीज़ समझ नहीं आती है बताया करो। यूट्यूब में रेगुलर क्लासेस चल रही होती हैं, लाइव क्लासेस, उनको देखा करो, ठीक है ना? प्रणव पांडे मेरा नाम है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन गुड बाय, सी यू, टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।